Hey guys, can you hear me loud and clear? फटाफट मेरे को ये बताओ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? शुभम, फाइनल 6D के लिए भी लाओ कुछ ऐसा रिवीजन। फाइनल 6D का बेटा रिवीजन ऑलरेडी पूरा डला हुआ है। पूरा डला हुआ है, बस बेनामी और सरफेसी बचा है, वो अपन करवा देंगे। ठीक है। हे भगवान, तुम लोगों को 20 दिन में एक दिन छुट्टी दे दो तो फाइनली आपके दर्शन हो गए। अरे अबे, परसों तो मिले थे। हाँ, ठीक है गाइस, शुरू करें। ये बताओ, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है एकदम जोर शोर से? पक्का? ओके गाइस। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? ठीक। अब ठीक। ठीक है गाइस, शुरू करें क्या रिवीजन? क्या रिवाइज करने वाले हैं सर? आज हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। आज हम रिवाइज करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने सोचा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने सोचा कि एक सेशन में खींच करके खत्म कर दूं। पर मेरे को समझ आया मेरे खत्म करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे खत्म करने से होगा। तो ये सेशन के शुरू के 20-25 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में हम पूरा एक यूनिट करेंगे। चैप्टर को देखो, 3 यूनिट में बांटा गया है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, दूसरा बेलमेंट एंड प्लेज और तीसरा है एजेंसी। ये तीनों यूनिट के हिसाब से हम करेंगे। अब हम पहले एक यूनिट करेंगे आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, और उसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे साथ में। और फिर कल यूनिट 2 और फिर परसों यूनिट 3। तो क्या होगा, मेरे साथ साथ आपके भी खत्म हो जाएंगे। क्लास 1 घंटे का, और उसके आगे आपको 1 घंटे की खुद की पढ़ाई। ठीक है, चलो फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा अपने को एक यूनिट में नहीं लगना चाहिए। शुरू करें सर? बोलो जोर से हाँ, बोलो हाँ। जोर से हाँ बोलो, कौन कौन आया है? मेरे को सब लोगों का अटेंडेंस चाहिए, जोर से बोलो हाँ। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सर, इसको अगर मैं यहां लगा लूं तो आप लोगों को चल जाएगा क्या? अगर ऐसे आवाज आए तो आप लोगों को चल जाएगा क्या? बताना जरा। सारे लोग हाँ बोलेंगे? सारे लोग? जितना हाँ, जितने लोग हाँ बोलेंगे उतना अच्छे से रिविजन करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, ये हुई ना जोर से हाँ। ठीक है, वेरी गुड, जोर से हाँ सर, वेरी गुड। ओके गाइस, सर यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं आज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है? क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? बहुत आसान है, बच्चों वाले प्रोविजन है। और क्या है सर इसमें? सबसे पहले हम समझते हैं गारंटी क्या होता है, पहले हम समझते हैं इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी मतलब क्या? इंडेमनिटी मतलब अगर आप बेसिकली किसी को सिक्योरिटी दे रहे हो लॉसेस के अगेंस्ट। आप अगर किसी को ये बोल रहे हो भाई तू कर, अगर तेरा नुकसान होएगा ना, तेरा भाई पीछे खड़ा है, तू टेंशन मत ले। ये होता है सर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझा सर? फिर से बोलो। अरे जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या? अगर ये हो गया तो आप इंश्योर्ड हो, अगर वो हो गया तो इंश्योर्ड हो। इंश्योर्ड हो मतलब क्या? अगर आपका नुकसान हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी खड़ी है आपको क्या करने के लिए? रिम्बर्स करके देने के लिए। तो सर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अगर आप देखेंगे तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहली बात तो आपको बताए, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो इजी वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो तो अपन ने फाउंडेशन में पढ़ लिए। फाइनल में अपन अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सारी चीजें अपन इंटर में पढ़ते हैं, सीए इंटर में पढ़ते हैं। अब इंडेमनिटी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी। अच्छा सुनो, ये नोट सफिशिएंट है, इसके ऊपर आपको आईसीआई मॉड्यूल में नहीं जाना है। पर अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप ये शुभम सिंगल डॉट कॉम वेबसाइट से ले सकते हो, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। रही बात दूसरी, अगर आपके पास अभी तुरंत में ये नोट्स नहीं है तो शुभम सिंगल डॉट कॉम में जाओ, वहां पे फटाफट रजिस्टर करा लो। तीसरी चीज, अगर वो भी नहीं चाहिए तो आपके पास आईसीआई मॉड्यूल भी अगर होगा ना, काम चल जाएगा। ये आईसीआई मॉड्यूल का छोटा भाई है।
है छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो छोटा भाई आईसीआई मॉड्यूल का, इसमें आपका सारा कवरेज हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा सर, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। डेफिनेशन क्या है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉसेस कॉस्ट बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन। किसी भी और पर्सन के वजह से भी आपका नुकसान हो रहा है ना, तो मैं तुमको बचाऊंगा, और इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। सर देखो एग्जाम में कॉन्सेप्ट आने से क्या होगा, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तो मेरे साथ थोड़ा सा ना याद करने की कोशिश करो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो होता है जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रहा है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है प्रॉमिस कर रहा है। क्या? टू सेव फ्रॉम दी लॉसेस। लॉस किसकी वजह से होगा? या तो प्रॉमिसर की वजह से हो सकता है, या किसी भी और पर्सन की वजह से हो सकता है, पर वो इंडेमनिफाई करने का, लॉस से सेव करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये प्रॉमिस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर ये प्रॉमिस दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तुमको पता है एक्सप्रेस मतलब क्या? बोल के। इंप्लाइड मतलब क्या? आंख मारा मतलब पटाने की कोशिश कर ही रहा होगा, वो इंप्लाइड होता है। तो सर इंप्लाइड मतलब क्या? बिना जुबा के, बिना शब्दों का प्रयोग किया, आपने समझा दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी है। बकवास नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें रेलिवेंट होती है? सर देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? लगभग वही चीज है, और उसके ऊपर कुछ और चीजें, जैसे कि क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका अपन हालांकि एक्सेप्शन पढ़ेंगे कल, पर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, क्या माइनर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? नहीं सर, माइनर तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता है, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, इंसॉल्वेंट इंसान नहीं कर सकता, माइनर नहीं कर सकता, और फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट, कोएर्शन वगैरह से आपने कंसेंट नहीं निकलवाया होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते तू जाके किसी का मर्डर कर दे, अगर कुछ तेरे को प्रॉब्लम होगी तो मैं तेरे को सेव करूंगा, नहीं, दैट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है मर्डर। उसके बाद अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, आपने अलग से उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर दिया है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको अलग से आपने वॉइड नहीं बोला है, ऐसा होना चाहिए। वेग नहीं होने चाहिए उसके टर्म्स, एकदम क्लियर एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए, और करने लायक होने चाहिए, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब अगर मैं ये सारी चीजों का एग्जाम्पल देने लगूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आपको अभी ये समझ के चलो कल एग्जाम है तो कैसे समझोगे और कैसे याद करोगे। सर ये 9 पॉइंट्स है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को वैलिड बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बहुत बेसिक। उसके अलावा लॉ से रिलेटेड दो चीजें देखो, एक तो लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, और दूसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है सर? कंसिडरेशन होना चाहिए ऑब्वियसली, और कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, और कंसेंट भी होना चाहिए। ये 3C हो गया सर, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी और कंसेंट। कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी और कंसेंट, और वेग नहीं होना चाहिए, और केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद लॉ से रिलेटेड दो चीजें, उसके बाद 3C है, और उसके बाद वेग नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, और परफॉर्मेंस के लायक होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर सेटिस्फाई होगी, सर क्यों इतना याद करा रहे हो? कम से कम 5 बार और ये चीजें आएंगी। आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे वैलिड होता है, आपका बेलमेंट कैसे वैलिड होता है, प्लेज कैसे वैलिड होता है, ये सारी चीजें जरूरी है। क्या क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, और कंसेंट होना चाहिए। एंड द टर्म शुड नॉट बी वेग, द टर्म शुड नॉट बी वेग एंड शुड नॉट बी वॉइड, एंड इट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ एग्जांपल दे दूं सर आपको इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का, सुन लो, मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो थे ना आईसीआई मॉड्यूल में, उसमें से छाट लिया। पहला शेयर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। अपने मुकेश अंबानी जी जो है, मुक्कू भाई, अपने मुक्कू भाई क्या करते थे? सुनना सर, सुनना, अपने मुक्कू भाई क्या करते थे? मुक्कू भाई, मुक्कू भाई, हाँ जी सर, सुनो, सुनो सुनो सुनो। अपने जो मुक्कू भाई ये क्या करते थे, मुकेश अंबानी जी जो है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर्स होल्ड करते थे, तो उनके पास शेयर सर्टिफिकेट था। शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया? शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, गुम गया। तो क्या वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं? हाँ सर, करवा तो सकते हैं। कोई तो सेक्शन पढ़ा था, पर अभी पूछना मत, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। सर ये जो लॉस्ट हो गया शेयर सर्टिफिकेट, अभी क्या इनको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, पर इनको एविडेंस देना पड़ेगा कि मेरा ये सर्टिफिकेट घूम गया। अगर ये एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी क्या इनको शेयर सर्टिफिकेट देगा? हाँ देगा, लेकिन इनसे ना एक इंडेमनिटी फॉर्म भरवाएगा। कंपनी ये बोलेगी कल को अगर कोई और बंदा आकर के उसने बोला ना ये शेयर उसका है,
अगर किसी ने आकर के बोला नहीं शेयर उसका है, तो मुक्कू भाई आप उसको कॉम्पनसेट कर देना, मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। तो सर इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में शेयर होल्डर से इंडेमनिटी ले लेते हैं, तभी जाकर के उसको शेयर्स इशू करते हैं। बात हो गई, बात आई समझ में? सर क्या आपको बात आई समझ में? हाँ जी सर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, देखो ये पहला वाला वही एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है देखो। ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विद सी में टेक, जाने दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला आप समझ गए ना, शेयर सर्टिफिकेट वाला, वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, लॉस अगर एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है, कोई पर्सन ने नहीं किया है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर होता है? लॉ ने कहा नहीं, अगर एक्सीडेंट से लॉस होता है तो वो इंडेमनिटी में कवर नहीं होता है। पर सर क्या वो इंश्योरेंस में कवर होता है? हाँ इंश्योरेंस में कवर होता है। इंश्योरेंस इज वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पर एग्जैक्टली इंश्योरेंस जैसा नहीं है। राइट, तो एक्सीडेंट वगैरह इंश्योरेंस में कवर होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता है। दूसरा आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मराइन इंश्योरेंस, मरीन मराइन जो बोल लो आप, फायर इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जो होती है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाता है। पर लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं माना जाता है, बताओ क्यों? लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में कंटिजेंसी कुछ नहीं रहती भाई। तुमने क्या इंश्योरेंस दिया, डेथ हो जाएंगी तो मैं ध्यान रख लूंगा क्या? अरे डेथ तो होएंगी ना। वो लाइफ इंश्योरेंस में कंटिजेंसी का है, इट इज नॉट कंटिजेंट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि डेथ तो होगी, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? एक प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉसेस, अगर होगा तो मैं बचा लूंगा, डेथ तो होगी ना। ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वैलिड नहीं है। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। समझे सर? तो हमने क्या पढ़ा, हमने सेक्शन 124 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन क्या है, हमने पढ़ा क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जांपल्स, और उसमें कुछ चीजें हमने और पढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर राइट ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, इंडेमनिटी होल्डर कौन है? तुम सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर ए ने बी को लोन दिया, क्यों लोन दिया? क्योंकि सी ने प्रॉमिस किया था। ए ने बी को लोन दिया क्योंकि सी ने प्रॉमिस किया था कि अगर बी लोन को रीपे नहीं कर पाएगा तो मैं कर दूंगा। तो यहां पे, अरे ये तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो सॉरी। अगर ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि बी तू एक काम कर, तू ये काम कर ले, अगर इसके वजह से तेरा लॉस होगा ना तो मैं तेरे को इंडेमनिफाई कर दूंगा। इंडेमनिफाई कर दूंगा मतलब क्या? मैं तेरे को कॉम्पेंसेट कर दूंगा, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो सर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होते हैं। एक तो ये जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है, और एक ये प्रॉमिसी है जो प्रॉमिस ले रहा है। इसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं, इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं, और इसको हम इंडेमनीफायर भी बोलते हैं, इंडेमनीफायर भी बोलते हैं, जो इंडेमनिटी दे रहा है। अब सर ए ने बी को इंडेमनिटी दी, ए ने बी को इंडेमनिटी दी, तो ये इंडेमनीफायर हो गया और ये इंडेमनिटी होल्डर हो गया। इस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं सर इंडेमनिटी होल्डर का राइट क्या है? बी, जिसको हमने वादा किया था। सर अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, तो उस केस में सर तीन राइट्स होते हैं इनके। जो भी डैमेजेस हुए हैं, या फिर जो भी कॉस्ट हुआ है, या जो भी सम उसको पे करना पड़ा ना, वो रिकवर कर सकता है। बी को अगर कोई भी डैमेजेस होता है, सर कौन से वजह से डैमेज होगा? मान लो बी पे किसी ने सूट फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया मतलब क्या सर? फाइल नहीं, फाइल कर दिया, स्लिप ऑफ टंग। सर सुनो, सूट फाइल कर दिया मतलब क्या? किसी ने अगर बी पे केस मार दिया, तो केस लड़ने के लिए, केस से बचने के लिए अगर आपको कोई डैमेजेस पे करना पड़ा, या केस लड़ने के लिए आपको जो कॉस्ट इनकर करना पड़ा, या फिर केस के सेटलमेंट के लिए आपको कोई भी सम पे करना पड़ा ना, वो सारी चीजें जो है, वो सारी चीजें जो है, वो इंडेमनिटी होल्डर कहां से रिकवर कर सकता है? प्रॉमिसर से या फिर इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। सर ये क्या है, ये क्या है? ये आपका इंडेमनीफायर का राइट, इंडेमनिटी होल्डर का राइट है। मतलब सर मैंने क्या बोला, इंडेमनिटी होल्डर मतलब क्या? जिसको वादा हुआ था, जिसको वादा हुआ था उसके क्या राइट्स होंगे? तो मैंने बोला तीन वर्ड याद कर लो, डैमेजेस, कॉस्ट और सम। आपका कोई भी डैमेज अगर हुआ है, या आपने कोई भी कॉस्ट बेयर किया है, या फिर आपने कोई भी सम इनकर किया है ना, तो आपको इंडेमनिटी मिल जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। बस दो चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला ये ध्यान रखना, यू हैव नॉट एक्टेड कॉन्ट्ररी टू ऑर्डर ऑफ प्रोमिस। मतलब सर अगर ए ने इंडेमनिटी दी थी बी को, तो ए ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे, कुछ ऑर्डर भी दिए होंगे, तुमने उससे कॉन्ट्राडिक्टरी काम नहीं किया होना चाहिए। और दूसरा, तुमने प्रूडेंटली काम किया होना चाहिए, मतलब तुमने अपना खुद का भी थोड़ा सा दिमाग लगाया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इंडेमनिफाइड हो तो तुम कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम इंडेमनिफाइड हो तो कुछ भी कर रहे हो, तुमने अपना दिमाग लगाया होना चाहिए, तभी जाके तुमको डैमेजेस का, कॉस्ट का, या किसका, सम्स का पेमेंट मिलेगा। क्या तुम समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? डीसीएस, डैमेजेस, कॉस्ट और सम। अब सर ये क्या है? व्हाट डज द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर, व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस? सर एक, अगर ए ने बी को गारंटी, ए ने बी को अगर इंडेमनिटी दी थी, इंडेमनिटी दी थी, तो ए की लायबिलिटी शुरू कब होती है सर? जब
बी की लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है और सर्टेन हो जाता है। जब ये फाइनल हो जाता है कि बी को सामने पैसा कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा, तो ए की लायबिलिटी आती है, वरना उसके पहले ए की लायबिलिटी नहीं होती है। नहीं होती है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? यस। तो सर सेक्शन 125 क्या है? बच्चों वाला सेक्शन है। 125 सिर्फ ये कहता है इंडेमनिटी होल्डर का क्या राइट है सर? इंडेमनिटी होल्डर का राइट इतना है, डैमेजेस हो, कॉस्ट हो या कोई भी सम हो, वो क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। सुन रहा सुन रहा है ना तू? रो नहीं रहा हूं मैं, सुन रहे हैं ना? पर ठीक है सर। अब सर मेरी बात सुनो, तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत सिंपल होता है सर। ए ने अगर बी को लोन दिया, और लोन के बद लोन क्यों दिया सर? क्योंकि सी ने गारंटी दी थी। गारंटी दी थी कि अगर बी रीपेमेंट नहीं करेगा ना, तो मैं रीपेमेंट कर दूंगा, टेंशन मत ले। तो सर इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक्चुअली तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट लोन का है, जिसमें तुमने लोन दिया है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का है, जिसमें सी ने बी को गारंटी दी। और सर बीसी, बी और सी भाई, बी और सी, बी और सी के बीच में भी एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहां से आ गया सर? यहां पे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, देखो। अगर सी जो है, सी जो है अगर वो ए को पेमेंट करेगा, मान लो अगर बी ने रीपेमेंट नहीं किया, बी ने कर दिया डिफॉल्ट। अगर बी ने कर दिया डिफॉल्ट, तो कौन पे करेगा सर? सी पे करेगा। करेक्ट है ना? सी पे करेगा। सी अगर पे करता है तो सी अपने जेब से थोड़ी भरेगा, वो तो बी से रिकवर करेगा ना। पर सर कौन से ग्राउंड में रिकवर करेगा? वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है सर। और ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये इंप्लाइड होता है। एक्सप्रेस्ड हो तो वेरी गुड, बट नहीं भी हो तो इंप्लाइड होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सर तीन पार्ट, तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब सर इसमें जो बंदे ने लोन दिया, इसको हम कहते हैं क्रेडिटर। जिस बंदे ने लोन दिया, उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। जिस बंदे ने लोन लिया, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डेटर। और जिस बंदे ने गारंटी दिया, उसको हम कहते हैं श्योरिटी। जिस बंदे ने लोन दिया, उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। जिस बंदे ने, हेलो बैक बेंचर शुभम भैया जिस बंदे ने गारंटी लिया, जिस बंदे ने क्रेडिट दिया, उसको कहते हैं क्रेडिटर। जिस बंदे ने गारंटी दी, उसको कहते हैं श्योरिटर और श्योरिटी। और जिसने बंदे ने पैसे लिया, उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। ठीक है? क्या? सुनो 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 सुनो। तो सर ये क्या है? ये आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। देख लो सर, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। ए ने बी को दिया लोन, लोन 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 भाई, लोन। और सी ने ए को दिया गारंटी। मैं पूरा बोलूंगा। सी ने ए को गारंटी दिया, तो सर ए कौन हो गया? ए हो गया क्रेडिटर, बी हो गया प्रिंसिपल डेटर और सी हो गया श्योरिटी। ये याद कर लो प्लीज। और इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब सर आगे बढ़ो, मेरे साथ सुनो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, a contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of default। सर गारंटी जो होता है ना सर, लोन के केस में नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि आपने कोई और प्रॉमिस किया था कि कुछ और परफॉर्मेंस करेंगे, वो परफॉर्मेंस अगर आप नहीं कर पाए, तो भी आपका श्योरिटी जो है इंटरवीन करके वो परफॉर्म करके खत्म करता है। सर श्योरिटी होता है, प्रिंसिपल डेटर होता है और क्रेडिटर होता है। ये आपको समझ गया? और ये भी समझ गया कि एक तरफ क्रेडिटर होता है, एक तरफ प्रिंसिपल डेटर होता है और एक तरफ श्योरिटी होती है। तो आपको पता है तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट टू, कॉन्ट्रैक्ट थ्री। बी और सी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है सर? लोन देने का। ए और बी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है? गारंटी का। और सी और ए के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है आपके इंडेमनिटी का। और सर उसके बाद एसेंशियल फीचर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का? व्हाट इज द एसेंशियल फीचर? What is the essential feature of a contract of guarantee? सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वही एसेंशियल फीचर होते हैं कि एक प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। अबे अगर प्रिंसिपल डेट ही नहीं होएगा तो गारंटी किस चीज का देगा? अगर प्रिंसिपल डेट नहीं होएगा तो गारंटी किस चीज का दोगे? इसलिए एक प्रिंसिपल डेट के होने की बहुत जरूरत है। प्रिंसिपल डेट मतलब क्या सर? वो जो लोन तुमने दिया, या अगर कोई काम था, कोई परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस था, तो एक प्रिंसिपल डेट के होने की बहुत जरूरत है। दूसरा कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन है पढ़ेंगे। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी। सर अगर लाइबिलिटी ही नहीं है, अगर जो प्रिंसिपल डेटर ने पैसे लिए हैं वो वापस ही नहीं करने हैं, तो गारंटी किस चीज का दोगे? तो लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुम किसी चीज की गारंटी ले रहे हो ना, तुम कुछ छुपाए नहीं हो, कुछ चीज गलत नहीं बताए हो। ये अभी आगे थोड़ी देर और डिटेल में पढ़ेंगे। राइटिंग में जरूरी नहीं है आप
बता के भी कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, अगर बाकी को श्योरिटीज आएंगे तो क्या होगा सर, वो भी अपन पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं सर। सबसे पहले प्रिंसिपल डेट। प्रिंसिपल डेट मतलब सर एक मेन डेट का होना बहुत जरूरी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर ए ने बी को लोन दिया ही नहीं होता तो गारंटी की बात ही नहीं आती। ठीक है, दूसरा कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, ए ने बी को, चलो मैंने जो नोट्स में एग्जांपल लिखा है वही लिखता हूं, अगर बी ने सी को लोन दिया और उसके बदले में ए ने गारंटी दी, तो सर ए के लिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। पर कंसिडरेशन क्या होगा सर, क्या सी ए को पैसे देगा? क्या सी ए को पैसे देगा? नहीं सर, लॉ ने बोला सिर्फ ये कंसिडरेशन नहीं होता। अगर अगर मान लो सी अकेले जाता तो सी को लोन देने से बी मना कर देता। अगर सी अकेले जाता तो बी लोन देने से मना कर देता, पर क्योंकि ए ने गारंटी दिया है ना, इसीलिए बी ने लोन दिया सी को। तो सर अगर ए के गारंटी के वजह से लोन गया है ना, तो उसको भी ए के लिए गुड इनफ कंसिडरेशन माना जाता है, उसको भी कंसिडरेशन मान लिया जाता है। पर सर अगर कोई कंसिडरेशन था ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसिडरेशन था ही नहीं तो वॉइड हो जाता है। समझे सर? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो कंसिडरेशन है ना सर, ये जो कंसिडरेशन है, इसका एक चीज समझना। अगर बी ने सी को लोन दे दिया था, अगर बी ने सी को लोन दे दिया था और जबरदस्ती सी ने बोला ए तू ना एक काम कर, गारंटी भी दे दे, क्या बी मांग रहा था? क्या नहीं, बी नहीं मांग रहा था, बी ने ऐसे ही लोन दे दिया था। फिर भी जबरदस्ती ए को बोला गया ए तू ना कंसिडरेशन दे, तू ना गारंटी दे दे। सर ए ने जाके गारंटी दे दी, पर सर बी और ए और सी के बीच में कोई पैसों की बात ही नहीं है, सी कोई पैसा देने ही वाला नहीं है ए को। तो सर एक लिए यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? कोई कंसिडरेशन नहीं है भाई, ना तो उसको पैसे मिल रहे हैं और ना ही उसके वजह से लोन जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोन तो पहले ही दे दिया था। तो सर उस केस में नो कंसिडरेशन नो गारंटी हो जाता है, उस केस में गारंटी नहीं माना जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? ठीक है सर। कंसिडरेशन के बारे में क्या लिखा है देखो, लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, नहीं होएगा तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, देर इज नो नीड ऑफ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर, जरूरी नहीं है कि कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन हो, इनडायरेक्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है। सर एक बार ये चीज पढ़ो, एज पर सेक्शन 127 क्या लिखा है, ये पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो सेक्शन 127। सर आपके लॉ के समरी नोट जो है नवंबर 23 के लिए भी रेलेवेंट है क्या? नीति वेरी वेल, वैसे तो वेरी वेल रेलेवेंट है, बट नवंबर 23 को अभी टाइम है थोड़ा सा, मैं इसके 3 महीने बाद एक नया एडिशन निकालूंगा नवंबर 23 के लिए, वो भी आप ले सकते हो, वरना ये भी ले सकते हो, बहुत भारी अपडेटेड तो है ये, कोई टेंशन नहीं है आपको। समझे सर? बोलो समझे क्या? बोलो। ओके। अब सर सेक्शन 127 में क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। कुछ भी भला हुआ ना डेटर का, प्रिंसिपल डेटर का, तो वो श्योरिटी का कंसिडरेशन माना जाएगा। पर पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पास्ट कंसिडरेशन मतलब क्या? आपने लोन पहले दे दिया है, बाद में अगर गारंटी दे रहे हो बिना कंसिडरेशन के, तो उसको पास्ट कंसिडरेशन माना जाएगा, उसको रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। अब सर इवन इफ डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज वैलिड, बट हाउएवर श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट देन द गारंटी इज वॉइड। मतलब सर आपका ये जो डेटर है ना, लोन लेने वाला, ये बंदा माइनर हो सकता है, पर आपका श्योरिटी जो है ये माइनर नहीं हो सकता। श्योरिटी कैन नॉट बी अ माइनर, बट जो आपका डेटर है जो ले रहा है, एक ही जगह है जहां पे जो ले रहा है वो माइनर हो सकता है। सर जो ले रहा है वो माइनर हो सकता है, माइनर हो सकता है, माइनर हो सकता है। अब सर एग्जाम्पल 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 सर समझो एक बार क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ो एक बार एग्जाम्पल खुद से, एक बार एग्जाम्पल रीड करो, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। वो जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि सी के एक एक कहने पे अगर लोन जा रहा है, एक एक कहने पे अगर लोन जा रहा है तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन है, एक बार पढ़ो। सर अगर गारंटी देने के वजह से क्रेडिट पे गुड्स जा रही है, तो उसके कहने के वजह से चीजें हो रही है ना, तो उसको सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाता है। समझे? सर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर लाइबिलिटी नहीं होगा तो गारंटी किस चीज को लेकर के दोगे? एक एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी या एक प्रॉमिस होना बहुत जरूरी है। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट का एग्जांपल सुन लो। अगर सर एक बंदा था सी, सी को मैंने बी के यहां नौकरी पे लगाया था, सी को मैंने बी के यहां नौकरी पे लगाया था, एम्प्लॉयमेंट पे लगाया था, बी मान नहीं रहा था,
पर मैंने पी को बोला पी तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को कमिटमेंट दे रहा हूं, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, अगर तेरे को सी के वजह से कोई भी नुकसान होएगा ना तो वो नुकसान की भरपाई ए करेगा। तो ए कौन हो गया सर? ए वापस से श्योरिटी हो गया और उसने गारंटी ली है सी की। अब हुआ क्या, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया था, अब बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने क्या किया, बी और सी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बोले सी तेरी सैलरी अभी 20,000 रुपए है, मैं तेरी सैलरी बढ़ा करके 50,000 रुपए कर रहा हूं, मैं तेरी सैलरी बढ़ा करके 50,000 रुपए कर रहा हूं, पर अगर कंपनी को कल को कोई भी लॉस होगा ना तेरे वजह से, तो वो हम तेरे से रिकवर करेंगे, तेरे से रिकवर करेंगे। इस तरीके से कुछ तो हमने टर्म्स में छेड़छाड़ की। तो अगर तुम इस तरीके का टर्म्स में छेड़छाड़ कर रहे हो तो बी को बताना पड़े, ए को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? ए को बताना पड़ेगा, भाई गारंटी उसने ली है। तो ए को अगर आपने नहीं बताया, मतलब आपने कंसीलमेंट किया, आपने कोई चीज छुपाया, तो उस केस में भैया, उस केस में जो है ना, आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये वैलिड नहीं रहेगा, ये वॉइड हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये इररिलेवेंट हो जाएगा। तो अगर किसी भी तरह का टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहा है, अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पी ने कंपनी में एक एम्प्लॉय रखा था सी, ठीक है, सी ने ना पहले क्या किया, 5,000 रुपए का चोरी कर लिया, 5,000 रुपए का चोरी किया, क्या किया, चोरी किया, ठीक है। अब पी ने बोला नहीं मैं तेरे को नहीं रखूंगा, सी को बोला नहीं रखूंगा चल निकल। सी ने बोला सॉरी सर माफ कर दो, तो बी ने बोला एक काम कर, तू किसी का गारंटी लाके दे, अगर गारंटी लाके देगा तो मैं तेरे को रखूंगा वरना नहीं रखूंगा। तो सर सी ए के पास गया और ए ने क्या किया, गारंटी दे दिया। पर सर मजे की बात यह है कि ए को तुमने बताया ही नहीं कि गारंटी क्यों ले रहे, तुमने उसको बताया ही नहीं कि सी ने पहले चोरी कर रखी है 5,000 की। क्या ये 5,000 की चोरी के बारे में ए को बताना चाहिए था? हाँ बिल्कुल बताना चाहिए था सर, पर आपने अगर बताया ही नहीं तो सर ये मिसकंसीलमेंट हो जाएगा, ये छुप जाएगा और आप क्या करोगे, फिर आप ए को वैलिड, ए को दोषी नहीं ठहरा सकते, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये वॉइड हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो सर मिस कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए या मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। एनी गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंस, कोई बड़ी बात को आप छुपा रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। ये एग्जांपल पढ़ लो, ये अभी जो मैंने तुमको बताया वही है, ये एग्जांपल पढ़ लो, अभी जो मैंने तुमको बताया वही है, पढ़ लो फटाफट। समझे सर? अब सर खत्म कर देते हैं बस। राइटिंग में जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ओरल में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। और ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, अगर मान लो पी ने लोन दिया था सी को, ए ने गारंटी दिया, पर एक टर्म्स था गारंटी का कि ए अकेला गारंटर नहीं रहेगा, एक्स भी जो है ना, एक्स भी ज्वाइन करेगा, एक्स भी ज्वाइन करेगा एज अ श्योरिटी। तो कल को अगर सी डिफॉल्ट करता है तो पैसा ए भी देगा आधा और एक्स भी देगा आधा, ऐसी बात हुई थी। पर सर एक्स, ए ने तो गारंटी दे दी पर एक्स ने गारंटी नहीं दी, अगर एक्स ने गारंटी नहीं दी ना इस केस में तो ए भी डिस्चार्ज हो जाएगा। बात अगर को श्योरिटी की हुई थी तो को श्योरिटी आएंगे, वरना एक भी श्योरिटी लायबल नहीं होगा। क्या लिखा है सर, व्हेन अ पर्सन गिव्स अ गारंटी upon a contract that creditor shall act upon it only when another person has joined in it as co-surety। अगर X आएगा तभी वो रेलिवेंट होगा। इन दैट केस द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। अगर X नहीं आता तो गारंटी वैलिड नहीं रहेगा। समझे सर? तो ये 6 पॉइंट है जो आपके एसेंशियल फीचर्स है। एक बार 6 पॉइंट फिर से पढ़ो। आपका प्रिंसिपल डेट हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल डेट, कंसिडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, राइटिंग में होने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज अगर है तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। सर क्या आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 6 के 6 पॉइंट लिखो? जरूरी नहीं है, ऐसा आ भी सकता है कि राइट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बट आई थिंक ये लोग मोस्टली 3-4 पॉइंट पे उठा करके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? ठीक है सर। गारंटी कितने टाइप के होते हैं? बहुत आसान, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। सर स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है? मेरे घर में एक मेड है, ठीक है, और मैं गया एक किराना दुकान में, ठीक है, मेरे घर में एक मेड है और मैंने एक किराना दुकान में गया और मैंने उस किराना दुकान को फोन किया और मैंने बोला मेड को ना 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चावल दे दो। तो किराना वाले ने बोला सर पैसे? मैंने बोला टेंशन मत ले, अगर उससे पैसे ले ले, वो बोल रही है 1 महीने बाद देगी, वो पैसे दे देगी, नहीं देगी अगर तो मैं जो हूं मैं पैसे दे दूंगा। तो सर ये जो मैंने 1 किलो राइस की बात की उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी। पर इसी केस में अगर मैं क्या करता, इसी केस में अगर मैं क्या करता, सेम केस, ठीक है, सेम केस में मैं क्या करता, सुनना,
सर सेम केस में मैंने क्या किया, मैंने बोला 1 किलो राइस देने की जगह एक काम कर, तू ना उसको अगले 1 महीने तक जितना भी उसका राइस है, जितना भी उसका राशन का खर्चा है, वो सब कुछ दे दे, वो तेरे को आज से 3 महीने बाद पे कर देगी। अगर नहीं पे कर पाएगी ना, तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो सर उस गारंटी को कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि तुमने 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, कोई भी एक कंटिन्यूइंग पीरियड के लिए आपने बोला इस समय में जितना भी मांगती है वो दे दे, कोई लिमिट नहीं है हमारा, सिर्फ टाइम लिमिट है, पर हमारे अंदर का क्वांटिटी का कोई लिमिट नहीं है, वो पे नहीं करेगी तो मैं दे दूंगा। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। तो स्पेसिफिक गारंटी स्पेसिफिक टू अ ट्रांजैक्शन, बट कंटिन्यूइंग गारंटी देयर इज नो स्पेसिफिसिटी, इट इज for a period or it can be for any number of items or any number of transactions. It extends to a series of transaction. Specific guarantee क्या होता है सर, extends to a single date or specific transaction, और surety is liability discharged when the debt is paid, जब वो डेट पे हो जाता है। स्पेसिफिक गारंटी में जब मैंने बोला था मेड को 1 किलो राइस दे दो, तो या तो वो पेमेंट कर दे या मैं पेमेंट कर दूं, जब भी पे हो जाए मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। पर कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है सर, कंटिन्यूइंग गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। सर अगर मैंने, मान लो इसी एग्जांपल में मैंने बोला अगले 6 महीने का राइस जो है ना, 6 महीने का राइस जो है वो मेरी मेड को दे दो, और वो जो है पेमेंट कर देगी जब भी हो पाएगा, नहीं करेगी तो मैं पे कर दूंगा। सर ये क्या कंटिन्यूइंग गारंटी है? हाँ। समझो सर मैंने दिया था कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए, पर अब 3 महीने बाद वो मेड मेरे यहाँ छोड़ करके चले गए। 3 महीने में यहाँ के यहाँ 3 महीने के बाद मेड मेरे यहाँ से छोड़ करके चले गए, तो मैं किराना वाले को कॉल करके बोल सकता हूँ कि मैं अपनी गारंटी रिवोक कर रहा हूँ, आज के बाद मेड को तू राइस देगा तो तू रिस्पॉन्सिबल है, मैं तो पैसे नहीं देने वाला। इस केस में क्या मैं रिवोक कर सकता हूँ? बिल्कुल रिवोक कर सकते हो। पर सर जब मैंने रिवोक किया, तो ये 3 महीने के पहले जो इसने राइस खरीदे थे, क्या मैं उसके लिए अभी भी रिस्पॉन्सिबल हूं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो। पर जब आपने अपना गारंटी रिवोक कर दिया ना, उसके बाद जितने भी राइस बिके हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, वो किराना वाला जाने और आपकी मेड जाने। कितना प्रैक्टिकल है ना सर, कितना प्रैक्टिकल है। सही बात है ना, छोड़ के चले गए, अभी मैं कैसे दूंगा? ठीक है, तो उसके बाद जितना भी राइस बेचेगा किराना वाला, वो जाने और मेड जाने, उसके लिए मैं गारंटर नहीं हूं, मैं श्योरिटी नहीं हूं, मैंने गारंटी नहीं दिया है। समझे सर? समझे क्या? बोलो समझ ला। ठीक है, अब सर सुनो, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है। अब सर आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। पहले क्या है सर, इंडेमनिटी, बाद में कौन सा है, गारंटी है। ध्यान से सुनना, पहले बात करते हैं इंडेमनिटी की, फिर दोनों एक साथ ही बात करते हैं। सबसे पहले मेरे तरफ देखो, मेरी आंखों में देखा फिर जब मैं बात करता हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। सर इंडेमनिटी और गारंटी की बात कर रहे हैं, करेक्ट है ना? हाँ ना? हाँ। तो सर सबसे पहले बताओ इंडेमनिटी में कितने पार्टीज होते हैं और गारंटी में कितने पार्टीज होते हैं? तो मैंने कहा इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होते हैं, एक तो प्रोमिसर प्रोमिसी, या फिर यूं कह लो इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर। पर गारंटी में 3 पार्टीज होते हैं, एक तो क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर, और आपका, बोलो बोलो, बोलो बोलो, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी। उसके बाद सर यहां पे अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, तो इंडेमनिटी में नेचर ऑफ लाइबिलिटी क्या होती है? नेचर ऑफ लाइबिलिटी मतलब क्या? नेचर ऑफ लाइबिलिटी होती है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। प्राइमरी एंड अनकंडीशनल मतलब क्या सर? जैसे ही सामने वाले का नुकसान हुआ, आप प्राइमरीली लाइबल हो जाओगे और आपको पे करना पड़ेगा आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, पर जनरली अनकंडीशनल होता है। पर अगर गारंटी की बात करो ना, उसमें सबसे पहले लाइबल कौन होता है? प्रिंसिपल, डेटर। अगर मेड ने पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो सर अगर मेड ने पैसा नहीं दिया तो मेड की क्या हो गई? प्रिंसिपल लाइबिलिटी हो गई, प्राइमरी लाइबिलिटी हो गई। अगर मेड नहीं पैसा दे पाती ना, तो मैं दूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी सेकेंडरी हो गई और कंडीशनल हो गई। कंडीशनल ऑन व्हाट? अगर मेड ने पेमेंट नहीं किया तो मैं पे करूंगा, ये कंडीशन आ जाता है। तो यहां पे सर प्रिंसिपल, डेटर की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, श्योरिटी की तो सेकेंडरी और कंडीशनल होती है। अब सर लाइबिलिटी का टाइम क्या होता है, मतलब आप कब लाइबल होते हो? अगर आप इंडेमनिटी की बात करो, तो सर द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी अराइजेस ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ अ कंटीजेंसी। अगर सामने वाले का नुकसान हुआ तभी जाकर के अराइज होता है। यहां पे अराइज होता है नॉन परफॉर्मेंस। नॉन परफॉर्मेंस मतलब क्या? सामने वाले ने अगर पेमेंट नहीं दिया तो मेरे को पेमेंट करना पड़ जाएगा। सर टाइम टू एक्ट कब एक्ट करेगा? एक इंडेमनीफायर कब एक्ट करेगा? वो रिक्वेस्ट पे एक्ट नहीं करेगा सर। मतलब अगर मैंने किसी को इंडेमनिटी दी थी, तो वो आके मेरे को रिक्वेस्ट करेगा भाई पैसे दे देना थोड़े से, तो क्या मैं एक्ट करूंगा? नहीं भाई, मैं बोलूंगा लॉस हुआ है क्या तेरा? जब तक लॉस नहीं हुआ है मैं एक्ट नहीं करेगा। पर अगर गारंटी की बात करें ना, तो मैंने अगर किसी के बिहाफ में गारंटी दिया है, तो वो प्रिंसिपल, डेटर हमेशा मेरे को रिक्वेस्ट कर सकता है कि शुभम भाई प्लीज ना पेमेंट कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आई विल हैव टू एक्ट ऑन सच गारंटी। समझे सर? तो यहां पे क्या लिखा है? द इंडेमनीफायर डिड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, बट यहां पे लिखा है द श्योरिटी एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, डेटर।
उसके बाद सर राइट टू सू थर्ड पार्टी। राइट टू सू थर्ड पार्टी मतलब क्या सर? अगर मान लो ए ने बी को दिया था इंडेमनिटी, ए ने बी को दिया था इंडेमनिटी और बी का नुकसान हो गया। क्यों पता है? बी का नुकसान हो गया सी के वजह से। तो सर ए को तो रिइंबर्स करना पड़ेगा, ए को तो इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। क्या ए जाके सी पे केस कर सकता है? अब क्या ए जाके सी पे केस कर सकता है? नहीं सर, ए जाके सी पे नहीं केस कर सकता, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हो ना? ए और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, बी ने सी को लोन दिया था और ए ने क्या दिया था? ए ने क्या दिया था? गारंटी। ए ने गारंटी दिया था। अब अगर बी को लोन का पैसा वापस नहीं मिलता है तो कौन देगा लोन का पैसा? ए देगा। करेक्ट। अब क्या ए जाके सी को केस कर सकता है? ए जाके सी पे बिल्कुल केस कर सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थर्ड पार्टी को सू कर सकते हो। तो सर इंडेमनिफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी फॉर हिज लॉस इन हिज ओन नेम एज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां पे क्या है सर? श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ जा सकता है। सर इंडेमनिटी का पर्पस क्या होता है? रीइंबर्समेंट ऑफ लॉसेस। पर गारंटी का क्या है? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर को थोड़ा सिक्योर फील हो। और कॉम्पिटेंसी, ऑल द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, बट अपने गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो डेटर है वो माइनर हो सकता है, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वैलिड रहेगा। सर आ जाओ मेरे साथ, रीड तो हो गया, आप एक बार याद कर लेते हैं। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। पहले अपन बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पार्टीज, कितने पार्टीज होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं लाइबिलिटी कैसी होती है, इधर प्राइमरी होती है, इधर सेकेंडरी होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं टाइमिंग क्या होती है लाइबिलिटी की, कब लाइबल हो जाओगे आप, और टाइमिंग टू एक्ट क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं राइट टू सू थर्ड पार्टी, इसमें राइट्स की बात कर लेते हैं। और पर्पस क्या है आपका? रीइंबर्समेंट और सिक्योरिटी। और आपका कॉम्पिटेंसी क्या है? ये आपका सर पूरा प्रोविजन है। इसमें एक तरफ तो मेरे को दिख रहा है एनसीएलटी, एनसीएलटी दिख गया, पीआर एनसीएलटी, ये बन गया कुछ तो। अब इसे ताजा ताजा बनाए। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टीज। सी क्या है? आपको कॉम्पिटेंसी देखना पड़ेगा। एल क्या है? लाइबिलिटी का नेचर। टी टाइम ऑफ लाइबिलिटी एंड टाइम टू एक्ट, टाइम ऑफ लाइबिलिटी एंड टाइम टू एक्ट। उसके बाद क्या लिखा है और बताओ? और बताओ क्या लिखा है? आर राइट, पी क्या है? पी पर्पस क्या है? और आर राइट टू सू थर्ड पार्टी, क्या आप थर्ड पार्टी को सू कर सकते हो? इस केस में नहीं कर सकते सर, इस केस में कर सकते हो। सिंपल। बोलो समझा? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना हाँ। दोस्तों कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ तो बोलो, मुंह तो खोलो। जी हाँ, चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब सर सेक्शन 129 क्या है? श्योरिटी इज लाइबिलिटी। बस बस मम होने आ गया, बस बेटा मम होने आ गया, मम होने आ गया। सुनो सर, श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या है? श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है ना, इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ये याद करना बहुत जरूरी है। सर एक बार मेरे साथ बोलो ना, मुंह अपने जुबा केसरी बोलो, या तो टाइप करो या जो भी करो। एक बार कमेंट पे भले टाइप कर दो, आपको वो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, एक बार सुन लो मैंने क्या कहा। श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है? द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो आपका श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है, अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज। अनलेस द अदरवाइज इज प्रोवाइडेड, या अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज, जब आपका प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होता है, आपका श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। सर को एक्सटेंसिव मतलब क्या? मतलब श्योरिटी इज लाइबल फॉर व्हाट द डेटर इज लाइबल। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, मेरे को सिंपल सी बात बताओ सर। अगर ए ने लोन दिया था, अगर बी ने लोन दिया था सी को, कितने का लोन दिया था? 100 करोड़ का। और ए ने गारंटी दी थी, ठीक है। अब लोन रीपेमेंट करते वक्त 100 करोड़ प्रिंसिपल का बचा था और इंटरेस्ट के नाम पे 10 करोड़ बचा था, ठीक है। मेरे को बताओ ए कितने के लिए लायबल होगा? प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लायबल होगा कि इंटरेस्ट के लिए, कि दोनों के लिए? तो सर द आंसर इज पी, ए जो है वो दोनों के लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि सी भी दोनों के लिए लायबल है और दोनों की लायबिलिटी जो है वो को एक्सटेंसिव है। अब सर लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी मे बी मेड लेस देन द डेटर बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। पर आप क्या बोल सकते हो? गारंटी के देते वक्त ए ये बोल सकता है कि भैया मैं ना सिर्फ 100 करोड़ रुपए तो दूंगा, ये जो 10 करोड़ का इंटरेस्ट है इसकी गारंटी में नहीं ले रहा हूं। 100 करोड़ की प्रिंसिपल अमाउंट की गारंटी ले रहा हूं, 10 करोड़ के इंटरेस्ट की नहीं ले रहा हूं। क्या वो ले सकता है? हाँ सर। पर क्या ए ये बोल सकता है कि भैया तू सी को 100 करोड़ दे, मैं तेरे को 150 करोड़ की गारंटी दे रहा हूं? 150? पागल है क्या? क्यों बोलेगा? तू बोल भी नहीं सकता और बोलेगा भी क्यों? हाँ, चलो सर। उसके बाद मेरे को ये बताओ, where a debtor cannot be held liable on account of any defect in any document, the liability of the surety also ceases. सर अगर आपने ये लोन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये जो 100 करोड़ आपने दिया था ना, इसका लोन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, और लोन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई लूपहोल मिला जिसकी वजह से आपने बोला सी अब लायबल नहीं है,
तो अगर सी लाइबल नहीं है ना तो आपका ए भी लाइबल नहीं होता है। क्यों सर? अगेन को एक्सटेंसिव। अगर सी को 0 रुपीज देना है, ए भी 0 देगा। सी को 110 देना है तो ए 110 या उससे कम देगा, पर और कुछ नहीं देगा। उसके बाद सर, अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट इन कॉन्ट्रारी। सर ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। अगर बी ने सी को लोन दिया था और ए ने गारंटी दी थी, अब मेरे को एक बात बताओ सर, 100 करोड़ का लोन था, तो सर रीपेमेंट के लिए बी जो है वो गया सी के पास। क्या सी के पास जा सकता है? हाँ। अगर सी ने मना कर दिया तो वो गया ए के पास। तो क्या ए के पास जा सकता है? हाँ जा सकता है। अब सर ए के पास गया, ए ने भी मना कर दिया। अब वो जाके कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, उसने बोला ए ने ना मेरे पैसे नहीं दिए। ए कौन है सर? ए तो श्योरिटी है। ए तो श्योरिटी है। क्या आप ए के पहले मूव कर सकते हो? हाँ, आप ए को ले जा करके कोर्ट में ले जा सकते हो, पर सर पहले तो सी को लेके जाओ ना। नहीं भाई, मेरे लिए तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब तुम दोनों ने मना कर दिया, अब मैं ए को लेकर के पहले प्रोसीड कर सकता हूं। अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर अग्रीमेंट में ये लिखा है कि पहले तो सी को घसीटेगा फिर मेरे को लेके जाना, तो अलग बात है, पर इन जनरल लॉ क्या कहता है? जैसा सी वैसा ए। सी ए। समझे? सर समझे क्या? बोलो हाँ। समझे क्या? बोलो। अब सर आगे लाइबिलिटी ऑफ 2% पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। पढ़ो एक बार। सर लाइबिलिटी ऑफ 2% एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर सी ने ए को लोन दिया है और ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सी ने ए को लोन दिया है और ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो ये जो लोन दिया है, ये लोन का कॉन्ट्रैक्ट है C1 और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है C2। तो सर मैं ये बोल रहा हूं C2 के होने के वजह से C1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सिंपल में बोलूं ना, तो यही है। पर अगर डिटेल में घुस रहे हैं तो एक बार रीड करो, मैं आपको बताता हूं, सुनो। वे 2% कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पर्सन टू अंडरटेक सर्टेन लाइबिलिटी। दो लोग मिलकर के एक लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड also contract with each other that one of them shall be liable only on default of the other. Then the third person not being the party to such contract, the liability of each of such 2% to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract. समझ रहे हो ना तुम समझ रहे हो ना? सर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, यही लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? हाँ, पर थोड़ा ज्यादा इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर ऑल्दो सच थर्ड पर्सन मे हैव बीन अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, आप क्या सर जाने दो, एक बार ये एग्जांपल पढ़ो। ए एंड बी मेक जॉइंट एंड सेवरली प्रॉमिसरी नोट टू सी। ए और बी ने मिल करके प्रॉमिसरी नोट बना के सी को दिया कि हम तुमको पैसे देंगे, पर सर ए मेक्स इट इन फैक्ट एज श्योरिटी ऑफ बी। ए ने एक तरीके से ये सोचा कि चल बी, वैसे तो बी पे करेगा, पर बी नहीं पे करेगा तो ए पे कर देगा। एंड सी नोज दिस एट द टाइम व्हेन द नोट इज मेड। सी को पता था कि ए जो है बस बी पे एहसान कर रहा है। इन दैट केस द फैक्ट दैट ए टू द नॉलेज ऑफ सी मेड द नोट एज श्योरिटी फॉर बी इज नो आंसर टू अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए अपॉन द नोट। सर ये भी नहीं समझा भाई, सिंपल है यार, छोड़ दे, खत्म कर, ज्यादा मेहनत नहीं कर इस पे। ए और बी है, इन दोनों ने मिलकर के एक प्रॉमिसरी नोट बना के सी को दिया था। क्या प्रॉमिसरी नोट? क्या है? मान लो 50,000 रुपए का प्रॉमिसरी नोट है कि 3 महीने बाद हम तुमको 50,000 रुपए पे कर देंगे। ए और बी ने मिला के दिया था, पर सर ए और बी जो है ना साथ में नहीं पे करने वाले थे, कायदे से पे बी ही करने वाला था, पर ए ने एक तरीके से श्योरिटी के तरीके से दिया है। किस तरीके से? श्योरिटी के तरीके से दिया है। तो सर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो हमको फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों ने मिलकर प्रॉमिसरी नोट बना के दिया है ना, तो ये प्रॉमिसरी नोट एकदम वैलिड, एकदम इंडिपेंडेंट और एकदम पूरा कंप्लीट माना जाएगा। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाने दो, इतना सा बस समझ लो और आगे बढ़ जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम भी बहुत ज्यादा तो क्या, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो सर ये है, इंपॉर्टेंट तो है ये। ठीक है सर, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अगर बी ने सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ध्यान से सुनना, बी ने अगर सी को क्या दिया था? लोन, और उसके बदले में ए ने क्या दिया था? गारंटी। अगर ए ने गारंटी दिया है तो ए कब डिस्चार्ज होता है? ए कब डिस्चार्ज होता है? सबसे पहले सर ए डिस्चार्ज होता है बाय रिवोकेशन। कब रिवोकेशन करते हो सर? इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में रिवोकेशन होता है। ध्यान से पढ़ो सर क्या लिखा हुआ है, रिवोकेशन से होता है।
दूसरा कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर से होता है, और तीसरा इनवैलिडेशन ऑफ सीओजी से। ये तीनों केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है सर। प्लीज अभी से मेरे साथ याद करना शुरू करो। रिवोकेशन से होता है, कंडक्ट से होता है, और इनवैलिडेशन से होता है। RIC RCI रिवोकेशन, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर और इनवैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। रिवोकेशन मतलब क्या सर? आपको याद है कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मेड वाला, उसमें अगर मैंने रिवोक कर दिया अपना गारंटी, मैंने बोला आज के बाद से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, अगर मैंने रिवोक कर दिया तो आई विल नॉट बी लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन, आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन, बट विल आई बी लायबल फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन? जिस दिन मैंने गारंटी दिया था उस दिन से लेकर के जिस दिन तक रिवोक किया, क्या उसके लिए लायबल होगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लायबल हो जाओगे। अब सर ये रिवोक होता कैसे? तुम्हारा जो गारंटी है वो रिवोक कैसे होता है? या तो तुमने नोटिस देकर के रिवोक कर दिया, या डेथ के वजह से रिवोक हो गया, या नोवेशन की वजह से भी रिवोक हो जाता है। सर सबसे पहले बात करते हैं नोटिस देके। नोटिस मतलब क्या? मैंने क्रेडिटर को नोटिस दे दिया दैट आई रिवोक माई गारंटी, विच मीन्स फ्रॉम ऑल द फ्यूचर ट्रांजैक्शन आई विल नॉट बी लायबल, श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन, हाउ एवर फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन आई विल बी लायबल, फॉर ऑल द पास्ट ट्रांजैक्शन आई विल बी लायबल। ठीक है। अब सर अ स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ लायबिलिटी टू द डेटर हैज नॉट बीन अक्रूड। इसका क्या मतलब है सर? पढ़ो ना। ये क्या है? अ स्पेसिफिक गारंटी। क्या स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक हो सकता है? क्या स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक हो सकता है? लॉ ने कहा हाँ, रिवोक तो हो सकता है, ओनली इफ लायबिलिटी टू डेटर हैज नॉट बीन अक्रूड। लायबिलिटी हैज नॉट बीन अक्रूड मतलब क्या सर? अगर बी ने सी को गारंटी दिया था, बी ने सी को लोन दिया था, और गारंटी किसने दिया? गारंटी ए ने दिया। अब हुआ क्या? ये लोन का डिफॉल्ट हो गया। अब भाई लोन का डिफॉल्ट हो गया तो ए तेरे को तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। अब ए बोल रहा है नहीं नहीं, अच्छा डिफॉल्ट हो गया क्या, मैं अपना गारंटी रिवोक कर रहा हूं। पागल हो गया है? नहीं रिवोक कर सकता भाई, तू तू बिल्कुल नहीं रिवोक कर सकता। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी जो है ना वो तेरी अक्रू हो गई है। पर अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ होता तो रिवोक कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन। सर इतनी आसानी से तो बैंक भी लोन नहीं देगा, बैंक का भी दिमाग चलता है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखेगा कि तू रिवोक नहीं कर सकता। पर लॉ ये कहता है कि लायबिलिटी अक्रू होने के पहले आप रिवोक कर सकते हो, उसके उसके बाद नहीं कर सकते। सर एक बार एग्जाम्पल पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? एक बार ये एग्जाम्पल पढ़ो फटाफट जो ऊपर है, जल्दी पढ़ो ये वाला एग्जाम्पल। करेक्ट मुक्ता, मैंने क्लास में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल दिया था। करेक्ट गाइस, हुआ? ठीक है। अब सर दूसरे तरीके से रिवोकेशन कैसे होता है? डेथ। जिस दिन तुम्हारी डेथ हुई ना उस दिन नेचुरली तुम्हारे सारे कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक मान लिया जाता है। उस दिन से फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए तुम लायबल नहीं हो। पर सर पास्ट ट्रांजैक्शन का क्या होगा? ऊपर जाके पैसे लाएंगे क्या तुमसे? पास्ट ट्रांजैक्शन का क्या होगा? ऊपर जाके पैसे लाएंगे? नहीं। जो जायदाद तुम छोड़ करके गए हो ना, वो जायदाद में से निकाल दिया जाएगा। योर स्टेट, जो भी तुम्हारे स्टेट है, जो स्टेट कहते हैं, उससे तुमको रिकवर किया जाएगा। पर पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए तुम लायबल होगे, पर फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रारी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी मतलब क्या? ये जो लॉ में लिखा है ना, इसके अलावा अगर तुमने कुछ और लिख के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अलग बात है। पर इन जनरल स्पीकिंग, डेथ अगर होती है तो उससे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया जाता है? रिवोक कर दिया जाता है। लेकिन पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए, पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए तुम लायबल होगे। द श्योरिटीज स्टेट, श्योरिटीज स्टेट मतलब क्या सर? जो आपके पैसे हैं उससे आपको रिकवर किया जाएगा। पर सर सिर्फ आपके पैसे। मान लो अगर मिस्टर ए की डेथ हुई, मान लो अगर मिस्टर ए की डेथ हुई, मिस्टर ए की डेथ हुई, तो मिस्टर ए का जो स्टेट था ना उससे रिकवर किया जाएगा। पर सर मिस्टर ए की डेथ होने के बाद ये जो उसका बेटा है, इसका बेटा जो है, क्या इसके प्रॉपर्टी में से ले सकते हैं? नहीं, इसके बेटे के प्रॉपर्टी से नहीं ले सकते। आप सिर्फ मिस्टर ए के स्टेट से पैसा जो है रिकवर कर सकते हो इन केस ऑफ डेथ। और थर्ड सर नोवेशन। नोवेशन मतलब क्या? अगर पी ने सी को लोन दिया था और ए ने गारंटी दिया था, सर ये जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट था C1, वो C1 आपने हटा करके C2 बना लिया। C1 हटा करके C2 बना लिया, और उससे आपका C1 जो है ना वो म्यूचुअली डिस्चार्ज हो गया। म्यूचुअली डिस्चार्ज हो गया। अगर म्यूचुअली डिस्चार्ज हो गया ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी भी म्यूचुअली, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी म्यूचुअली डिस्चार्ज माना जाएगा। अब तुम नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाओ, पर यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था वो भी डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। तो सर ये है रिवोकेशन। रिवोकेशन तीन तरीके से होता है, नोटिस,
डेथ और नोवेशन। रिवोकेशन किस तरीके से होता है? तीन तरीके से, नोटिस, डेथ और नोवेशन। अरे बोलो ना, नोटिस, डेथ और नोवेशन। नोटिस कैसे? आपने नोटिस भेज दिया। डेथ, डेथ के केस में क्या होगा? मेरे को चार्जर लगाने, नहीं तो चला जाएगा, ये बंद हो जाएगा। डेथ के केस में क्या होगा? डेथ के केस में ऑटोमेटिक आपका नोवेश, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। और नोवेशन के केस में अगर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है, अगर आपने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो एग्जिस्टिंग है वो गायब हो जाएगा और नया वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको बनाना पड़ेगा। सर, तो मैंने क्या कहा था? श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसे खत्म होती है? रिवोकेशन से, दूसरा बाई कंडक्ट से, और तीसरा इनवैलिडेशन से। कंडक्ट ऑफ क्रेडिट मतलब क्या भाई? कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर मतलब क्या? सर, क्रेडिटर की हरकतों की वजह से भी आप डिस्चार्ज हो जाते हो। कैसे? सुनना सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में चार चीजें आती है। पहला भाई, वेराइंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर, अगर आपने टर्म्स के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है, जैसा कि मैंने तुमको एक चीज बताया था, आपको याद है? मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी और उसको तुमने बोला सैलरी बढ़ा दी, पर कल को कंपनी में कोई लॉस होएगा तो मैं तेरे से रिकवर करूंगा, इस तरह का तुम टर्म में वेराइंस कर रहे हो ना, तो श्योरिटी बोलेगा भाई मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं। दूसरा भाई, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द डेटर। अगर तूने डेटर को ही माफ कर दिया तो मैं भी माफ हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी और डेटर की जो लाइबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है। तीसरा, क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ और गिव्स टाइम टू अग्री नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। सर, अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के साथ बात कर ली, बोले तू टेंशन मत ले भाई, मैं तेरे को केस नहीं करूंगा, तेरे पे केस नहीं करूंगा, तो श्योरिटी भी टेंशन फ्री हो जाता है, बोलता है फिर तो तू मेरे पे भी केस नहीं कर सकता। एंड लास्ट, अगर क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज, इवेंचुअल रेमेडी। सर, कोई मेरे को बता सकता है ये वाले फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है? फोर्थ पॉइंट का मतलब बता सकते हो आप मेरे को? क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज, इवेंचुअल रेमेडी। सर, समझते एक एक करके, चारों समझाता हूं आपको। भाई आया है, करा के जाएगा, टेंशन मत लो। पहले क्या बात की सर हमने? वेराइंस की बात की। वेराइंस मतलब क्या? पहले हमने बात की वेराइंस की। वेराइंस का सिंपल मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूं। पहले अपन ने बात की किसकी? वेराइंस की। फिर अपन ने क्या बात की बताओ? अरे बोलो, याद करो मेरे साथ। दूसरा डिस्चार्ज, तीसरा कंपाउंड, और चौथा रेमेडी। दूसरा, अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हो प्रिंसिपल डेटर को खुद। तीसरा, अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो या उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो कि मैं तेरे को केस नहीं करूंगा। और चौथा, चौथा क्या है सर? बोलो, चौथा है अगर आप उसके रेमेडी से छेड़छाड़ कर रहे हो। पहले वेराइंस की बात करते हैं, एक एक का एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वेराइंस क्या है? अगर अगर सी की एक कंपनी है, सी की एक कंपनी है, वहां पे बी को जॉब में लगाया गया, बी को जॉब में लगाएगा। सी ले नहीं रहा था सर, तो ए ने गारंटी दिया, अरे तू टेंशन मत ले भाई, अगर बी कोई गड़बड़ करेगा ना, मैं तेरे पैसे वापस करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब सर, जॉब जब लगाया था तब सैलरी थी 20,000 रुपए। अब सी ने क्या किया? सी ने क्या किया? टर्म्स चेंज कर दिया, बोले बी तेरी सैलरी अब से 50,000 रुपए, पर कंपनी को कल को लॉस होएगा ना, तो वो लॉस का हिस्सा भी तेरे को बेयर करना पड़ेगा। और सी गधा मान भी गया। इस तरह का अगर तुम वेराइंस कर रहे हो, तो ए जो है डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये वेराइंस श्योरिटी के फेवर में नहीं था। नहीं था तो तुमको श्योरिटी को पूछना पड़ेगा। पर सर, एक बात समझो, एक बात समझो। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बी, अगर सी ने बी को लोन दिया था, सी ने बी को लोन दिया था, क्या लोन दिया था? सी ने बी को बोला था मैं तेरे को 25,000 रुपए तक का लोन दूंगा, एक ही शर्त पे, अगर ए गारंटी देता है तो सर ठीक है, ए ने गारंटी दे दी। अब सी ने क्या किया? बोले 25,000 तक का लोन नहीं हो पाएगा यार, मैं ना तेरे को सिर्फ 20,000 तक का लोन दूंगा, मैं तेरे को सिर्फ 20,000 तक का लोन दूंगा। तो क्या उस केस में वेराइंस हुआ? हाँ, वेराइंस हुआ सर। पर क्या ए डिस्चार्ज हो गया? नहीं सर, अगर आप 25,000 को काट करके 20,000 कर रहे हो, पहली चीज ये तो आपके फेवर में है। दूसरा, ये मटेरियल वेराइंस भी नहीं है, ये तो छोटा मोटा वेराइंस है। तो भाई तू बकवास मत कर, तू जो है पूरा पूरा लायबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में वेराइंस भी हो रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पूरा पूरा लायबल है। क्यों? क्योंकि ए तेरे फेवर में ही वेराइंस हुआ था, और वेराइंस इतना मटेरियल भी नहीं है। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यूं तो अगर वेराइंस होगा ना, तो तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, पर अगर वेराइंस जो है वो तुम्हारे फेवर में है, वेराइंस जो है वो तुम्हारे अगर फेवर में है, तो तुम डिस्चार्ज में नहीं होगे। और दूसरा, मटेरियल भी नहीं है, तो तुम डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगे। सर, ये वेराइंस के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, एक बार रीड करो। मैं चार्जर लेके आया।
समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? बोलो, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े। हाँ सर, हमारा तो खत्म हो जाना चाहिए था 20 मिनट में। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? बोलो, आवाज आ रही है क्या क्लियरली? चलो आगे बढ़ते हैं। सर दूसरा वाला क्या है, हम पढ़ रहे हैं, देखो तीन ब्रॉडर हेडिंग था, तीन, पहला रिवोकेशन, दूसरा, दूसरा बोलो ना कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, दूसरा कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, और तीसरा क्या था, इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो सर अपना कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में अपन क्या पढ़ रहे हैं, चार चीजें। पहला, अगर वेराइंस हुआ, दूसरा बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। सर बहुत सिंपल है, अगर आप किसी तरह का फ्रेश या न्यू कॉन्ट्रैक्ट में करते हो एंटर, या कोई भी और एक्ट ऐसा करते हो जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपका प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है। सर आप या तो नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या कोई भी और ऐसी हरकत कर रहे हो जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो उस केस में आपका श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। उस केस में आपका श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद सर, व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ और गिफ्ट टाइम्स और अग्री नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर, अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, कंपाउंडिंग मतलब क्या, अगर आपने क्रेडिटर, अगर आपने प्रिंसिपल डेटर को बोला कि भाई तूने 100 करोड़ का लोन दिया था ना, एक काम कर, 100 करोड़ छोड़, मेरे को 40 करोड़ वापस कर दे। ये आप क्या कर रहे हो, आप अननेसेसरली ज्यादा टाइम दे रहे हो। अगर मैंने गारंटी दिया था कि ये 12 महीने में पे कर देगा, फिर 12 महीने खत्म हो गए, तुम बोल रहे हो 6 महीना और ले, तो भैया मैं तो डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद अगर वो अग्री कर रहा है नॉट टू सू, अगर उसने प्रिंसिपल डेटर को बोला क्रेडिटर ने, तू टेंशन मत ले भाई, भाई तेरा केस नहीं करेगा तेरे पे, तो उस केस में भाई तू मत कर, मैं तो डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। क्या लिखा है सर, एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर by which the creditor makes a composition with or promises to give time or not to, or to not sue the principal debtor, in that case the surety is discharged unless the surety assents to such contract। अगर surety उस पे हाँ बोल देता है तो कोई बात नहीं। मतलब अरे सर आप मेरे को एक बात बताओ, बी ने सी को लोन दिया था, तो सी को क्या करना चाहिए था, रीपे करना चाहिए था, 12 महीने में रीपे करने की बात हुई थी, और ए ने जो है गारंटी दिया था। अब 12 महीने के बाद अगर तुम और 12 महीने का एक्सटेंशन देना चाहते हो तो श्योरिटी से भी पूछ लो। अगर श्योरिटी हाँ कह रहे हैं तो सब कुछ सही है, पर अगर श्योरिटी से नहीं पूछा या श्योरिटी ने अपना कंसेंट नहीं दिया है ना, तो फिर आप ये एक्सटेंशन नहीं दे सकते, और अगर आपने दे दिया तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। उस पर सर एक बात सुनो ना, दो केस ऐसे हैं जहां पे श्योरिटी आपका डिस्चार्ज नहीं होगा, दो ऐसे केसेस हैं जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। मतलब क्या सर, इस केस में क्या हुआ, अगर बी ने सी को लोन दिया था 100 करोड़ का और बोला था 12 महीने में पे कर देना, और ए ने क्या दिया था, गारंटी दिया था, ए ने क्या दिया था, गारंटी। अब जब बी जो है ना, वो गया मिस्टर एक्स के पास, और मिस्टर एक्स को बोला, एक्स यार मेरे को लग रहा है ना सी जो है 12 महीने में पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं और 12 महीने का एक्सटेंशन देने वाला हूं। किसको बोला सर, एक्स को। थर्ड पर्सन है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ए डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं भैया, तुम किसी थर्ड पर्सन को बोलोगे तो ए डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। लॉ में क्या लिखा है, क्या लिखा है लॉ में, क्या लिखा है, मेरे को बताओ लॉ में क्या लिखा है, श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज वेयर अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। अगर आपने थर्ड पर्सन से बात की है या थर्ड पर्सन को एग्रीमेंट दिया है तो क्रेडिटर डिस्चार्ज नहीं होएगा। सर आप मेरे को ये बताओ कि आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, ओके। नेक्स्ट, creditors mere forbearance, creditors mere forbearance to sue principal debtor does not discharge the surety। creditors mere forbearance to sue the principal debtor, क्या लिखा है सर, क्या लिखा है, क्रेडिटर अगर ऐसे हल्के हल्के में बोल देता है प्रिंसिपल डेटर तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो जाता सर। बी ओज टू सी अ डेट गारंटीड बाई ए, इसका क्या मतलब है सर, बी ओज टू सी अ डेट गारंटीड बाई ए, बी जो है उसको सी को पैसा लौटाना है और उसकी गारंटी किसने दे रखी है, ए ने। द डेट बिकम्स पेबल, सी डज नॉट सू बी फॉर अ ईयर, एक साल तक सी ने बी पे केस नहीं किया, आफ्टर द डेट हैज बिकम पेबल, ए इज नॉट डिस्चार्ज फॉर हिज श्योरिटी शिप। अगर सर मैंने केस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केस नहीं करूंगा, मैंने केस नहीं किया है का मतलब ये है अभी तक केस नहीं किया है, आगे चल के मैं केस कर सकता हूं, तो सर इस केस में डिस्चार्ज नहीं होता है। सर क्या आप समझे, समझे क्या? लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। सर देखो एक सिंपल सी बात समझो, अगर बी ने सी को लोन दिया है 100 करोड़ का,
और ए ने गारंटी दी है, ए ने गारंटी दी है, और साथ में सर सी ने ना अपने 50 करोड़ का स्टॉक जो है वो पी के पास गिरवी रखवाया था। बोले पी एक काम कर, तू ना स्टॉक भी रख ले और ए से गारंटी भी ले ले। ठीक है, किसने बोला? सी ने बोला बी सुनना, तू स्टॉक भी रख ले 50 करोड़ का और ए की गारंटी भी ले ले। अब क्या होगा सर समझना, अगर ये 100 करोड़ का डिफॉल्ट होगा तो बी क्या करेगा? सबसे पहले 50 करोड़ का स्टॉक बेचेगा, फिर बाकी पैसा ए से निकलवाएगा। पहला ऑप्शन है 50 करोड़ का स्टॉक बेच और फिर बाकी पैसा ए से निकलवा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तू सीधा सीधा पूरा 100 करोड़ रुपया ए से निकलवा ले, 100 करोड़ रुपए ए से निकलवा ले। लेकिन अगर तूने 100 करोड़ रुपए ए से निकलवाया तो ये जो 50 करोड़ का स्टॉक था वो किसको देना पड़ेगा? वो बी, तेरे को ना ए को देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ डिफॉल्ट और जब ए जाकर के गारंटी का पेमेंट करता है ना, ए जाके गारंटी का पेमेंट करता है ना, तो ये जो श्योरिटी है ही स्टेप्स इन द शूज ऑफ क्रेडिटर। ये क्या करता है? क्रेडिटर के शूज पे स्टेप करता है। अब क्या होगा? ए बी को पैसा दे देगा 100 करोड़ रुपया और ए जो है सी से रिकवर करेगा। करेक्ट है ना? ए जो है बी को पैसा दे देगा और फिर सी से रिकवर करेगा। पर सर ये जो 50 करोड़ का स्टॉक था ना, मान लो बी ने ये 50 करोड़ के स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर उसको घुमा दिया। बी ने जो है, बैंक ने 50 करोड़ का स्टॉक जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या घुमा दिया। अगर डिस्ट्रॉय कर दिया ना तो उतने अमाउंट के लिए जो ए है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। ए सिंपल सी बात बोलेगा कि बैंक सुन, तूने जो 50 करोड़ का स्टॉक गवाया है वो 50 करोड़ के स्टॉक को मैं बेचता और मैं अपना पैसा रिकवर करता, पर तूने तो तेरे केयरलेसनेस की वजह से घुमा दिया, तो अब वो तू भुगत, मेरे को नहीं पता, मैं उतने अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाता हूं। तेरे को दी क्यों थी हमने 50 करोड़ की स्टॉक? तूने घुमाया, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो डिस्चार्ज हो गए। समझे सर? तो क्या लिखा हुआ है? इफ क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी। क्या क्रेडिटर वो स्टॉक को बेच सकता था? हाँ सर बेच सकता था, पर क्या घुमा सकता था? नहीं सर। और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट विच इज द ड्यूटी, तुमको बचा के रखना था वो स्टॉक को, वो तुम्हारा ड्यूटी है। और इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज देयर बाय इम्पेयर्ड। किसके अगेंस्ट सर? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। तुम वो 50 करोड़ को स्टॉक यूज करते, पर वो अब इंपेयर हो गया, तो जो आपका श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब है कौन सा रैपिड रिविजन में? कौन रैपिड? हाँ, कौन रैपिड? किधर गया रैपिड? रिविजन? कौन सा रिविजन? सर बहुत डिटेल में घुस रहे हैं, बहुत डिटेल, कुछ भी चीजें नहीं छूट रही। पर ये बताओ तुमको मजा आ रही कि थोड़ा स्पीड में उड़ा दो? बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है, फिर आपका ये वाला पार्ट खत्म। सर बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है सर, इसके बाद सुन लो। इनवैलिडेशन ऑफ सीओजी। सर किसी भी और कारण से अगर इनवैलिड हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्यों हो सकता है सर? मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है, कंसीलमेंट की वजह से हो सकता है, या अगर आपका को श्योरिटी ज्वाइन करने वाला था वो ज्वाइन नहीं किया, तो ये तीनों केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। तो सर मैं अगर डिस्चार्ज की बात करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक तरफ है रिवोकेशन, ठीक है, दूसरी तरफ है कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, और तीसरी तरफ है इनवैलिडेट। रिवोकेशन कैसे होता है सर? नोटिस से हो सकता है, डेथ से हो सकता है, या नोवेशन से हो सकता है। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर क्या हो सकता है सर? अगर उसने कोई वेराइंस किया। सर यहां पे अपन ने लिखा था, आपको याद है ना? यहां पे अपन ने लिखा था ये वाली चीज, ये लो, कहां गया? सर ये लो, अगर आपने कोई वेराइंस किया, या अगर आपने डिस्चार्ज कर दिया, या कंपाउंडिंग किया, या कोई और किसी तरह का काम किया जिसके वजह से इंपेयर हो गया रेमेडी आपके क्रेडिटर का, या आपने इनवैलिड हो गया। इनवैलिड कैसे हो गया? आपने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है, कुछ कंसीलमेंट किया है, या को श्योरिटीज ज्वाइन होने वाले थे, को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं हुए, ये पूरे केस में आपका क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने नोट्स में कहीं बना करके स्टिकी नोट्स में लिख लो। कैसे बनाई सर? पॉज करके एक बार बना लो। ठीक है, आगे बढ़े सर। जी हाँ सर, अब बात करते हैं राइट ऑफ श्योरिटी की। बहुत आसान है, मैं आपको ये चार्ट से ही समझा दूंगा। राइट ऑफ श्योरिटी क्या होता है, चलो यही से पढ़ लेते हैं। राइट ऑफ श्योरिटी क्या होता है सर? सबसे पहले श्योरिटी कौन? जिसने गारंटी दी थी। अब उसका क्या राइट है? सबसे पहला प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट है? जिसके नाम पे जिसके लिए गारंटी दिया था उसके अगेंस्ट क्या राइट है? तो सबसे पहले सर राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब क्या? जब डिफॉल्ट होता है
और जब श्योरिटी एक बार पेमेंट कर देता है ना, तो ही स्टेप्स इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और अब वो प्रिंसिपल डेटर से पैसे इस तरीके से निकलवाएगा जैसे कि वो खुद क्रेडिटर है। ये चीज होती है। सर क्या होता है, अगर पेमेंट ड्यू था और उस पर डिफॉल्ट हो गया, तो द श्योरिटी अपॉन पेमेंट he is liable for is vested with the creditor had against the principal debtor। मतलब जो क्रेडिटर का जो पावर था ना, अब वो आपके श्योरिटी का हो गया। दिस राइट इज नोन एज सब्रोगेशन। क्या कहते हैं सर? सब्रोगेशन। ठीक है। दूसरा, इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। क्या सर? इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, ये क्या है सर? ये सिर्फ इतना सा बोलता है कि अगर बी ने सी को लोन दिया और उसके बदले में ए ने बी को गारंटी दिया, तो ए और सी के बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। बस बस यही कह रहा है कि ए और सी के बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्या लिखा है सर? इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इंप्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। ये सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर व्हाटएवर सम ही हैज राइटफुली पेड टू द डेट क्रेडिटर। जो भी पैसा आपने दिया है वो देना पड़ेगा, बट नॉट द सम्स विच वर पेड रॉन्गफुली। सम्स विच वर पेड रॉन्गफुली मतलब क्या सर? सम्स विच वर पेड रॉन्गफुली का सिंपल एग्जांपल सुनो। अगर बी ने सी को 100 करोड़ रुपया दिया था और ए ने जब जब सी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो ए ने बोला 100 करोड़ क्या बे, तू 110 करोड़ रखना, मेरे को तो वैसे भी सी से लेना है, तो रखना 110 करोड़। तो सर तू दे तो दे, पर तू जो सी से जब पैसा लेगा ना, सिर्फ 100 करोड़ ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तूने राइटफुली जितना अमाउंट पे किया है सिर्फ उतना ही तुम रिकवर कर सकते हो। समझे सर? तो पहला हो गया राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। क्या राइट्स है सर? दो राइट्स है। दो राइट्स कौन से हैं? पहला तो राइट्स ऑफ सब्रोगेशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। समझे सर? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है। अब राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर की बात करते हैं। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट होता है सर? क्रेडिटर मतलब कौन? जिसने लोन दिया था। तो क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट होता है? अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। मतलब सर जैसे मैंने बोला था, स्टॉक जो 50 करोड़ का स्टॉक दे रखा था क्रेडिटर को, वो स्टॉक जो है ना, वो श्योरिटी जो है वो अपने पास ले सकता है, भले ही वेदर द श्योरिटी नोज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी और नॉट। मतलब जब श्योरिटी गारंटी दे रहा था, तब भले ही उसको नहीं पता था, कि भैया स्टॉक है गारंटी में, स्टॉक दे रखा है इन्होंने, उसको पता हो या नहीं पता हो, वो जो स्टॉक है ना वो श्योरिटी के पास आ जाना चाहिए। और अगर क्रेडिटर उसको लूज कर देता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। तुम कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस देख रहे हो? अगर क्रेडिटर उसको लूज कर देता है तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये तुमको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। राइट टू सेट ऑफ मतलब क्या होता है सर? राइट टू सेट ऑफ मतलब अगर सी ने सॉरी अगर बी ने सी को लोन दिया था कितने का? 100 करोड़ का। तो सर सी को रीपेमेंट करना था, लेकिन सर सी को ना बी से 30 करोड़ लेने भी थे। तो सर आप एक बात समझो, सी को रीपेमेंट करना है 100 करोड़ के लोन का और 30 करोड़ लेने हैं। ठीक है, पर अब उसने 100 करोड़ का डिफॉल्ट कर दिया। नेट नेट कितना पे करना था? 70 करोड़ पे करना था, उसने नहीं पे किया। कौन पे करेगा सर? अब पे करेगा ए, जो श्योरिटी है। तो क्या श्योरिटी से तुम पूरा 100 करोड़ निकलवाओगे कि ये जो 30 करोड़ था ए भी सेट ऑफ कर सकता है? सर दी आंसर इज ये जो 30 करोड़ है उसको ए भी सेट ऑफ कर सकता है। ए बोल सकता है कि अबे उससे मिलते तो तेरे को 70 करोड़ ही मिलते ना, तो मेरे से तेरे को काहे को 100 करोड़ चाहिए, मैं भी तेरे को 70 करोड़ ही दूंगा। ये राइट होता है सर, ये राइट होता है, राइट टू सेट ऑफ। इफ द क्रेडिटर सूज द श्योरिटी द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर लाइबिलिटी, the surety may have the benefit of the set off that the principal debtor had against the creditor। प्रिंसिपल डेटर का जो सेट ऑफ करने का राइट था, वही राइट आपके श्योरिटी के पास भी आ जाता है। और राइट टू शेयर रिडक्शन, सर अगर आप अपने प्रिंसिपल डेटर को प्रोपोर्शनेटली पैसा मांग रहे थे, द श्योरिटी विल हैव द राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनल रिडक्शन इफ द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट। मतलब क्या सर? अगर अगर बी ने सी को 100 करोड़ का लोन दिया, इसी एग्जाम्पल में अगर सी इंसॉल्वेंट हो जाता, दिवालिया हो जाता, और ये डिसाइड होता कि हर 1 रुपए के पैसे पीछे सिर्फ 10 पैसे मिलेंगे, मतलब क्या? ये 100 करोड़ के बदले में तुमको सिर्फ 10 करोड़ रुपए मिलेंगे वापस और पूरा सेटलमेंट हो जाएगा, तो सर बी जो है ना श्योरिटी से भी 10 करोड़ ही निकलवा सकता है, पूरे 100 करोड़ नहीं निकलवा सकता। क्यों? क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया ना, मैं क्या करूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या लिखा है? थर्ड वाला पॉइंट क्या है? राइट टू शेयर रिडक्शन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रिडक्शन शेयर करोगे। और सर को श्योरिटीज का आपस में क्या राइट होता है? सर को श्योरिटीज मतलब क्या? अगर बी ने सी को लोन दिया, बी ने अगर सी को लोन दिया
और सर इसमें एक्स वाई जेड तीनों ने अगर श्योरिटी दी है तो इनकेस सर आइडियली क्या होता है, अगर मान लो 30 करोड़ का लोन था तो सर ये जब पेमेंट की बात आएगी ना तो श्योरिटी सारे इक्वली देंगे, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, ये तीनों मिल करके देंगे। मतलब सर ऑल द श्योरिटीज विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मतलब सर एक्स जो है वो बोलेगा मैं सिर्फ 10 करोड़ दूंगा, बाकी 20 करोड़ जो है तुम वाई और जेड से ले लो। पर पर सुनो मेरी बात, अगर एक्स ने बोला था कि मैं 5 करोड़ से ज्यादा के लिए लायबल नहीं हूं, और वाई ने बोला था मैं 10 करोड़ से ज्यादा के लिए लायबल नहीं हूं, और जेड ने अगर बोला था मैं 15 करोड़ से ज्यादा के लिए लायबल नहीं हूं, तो आप सबसे इक्वली निकलवाने की जगह एक्स से 5 करोड़ लोगे, वाई से 10 करोड़ लोगे और जेड से 15 करोड़ लोगे। मतलब सर आप क्या करोगे, आप इनको, अरे मुक्ता तुमको इसमें भी डाउट आता क्या? पक्ष दे मुक्ता, मुक्ता मुक्ति। सुनो, क्या बोला सर मैंने, 5 करोड़ 10 करोड़ और 15 करोड़ का अगर कमिटमेंट करा था तो उसी रेशियो में तुम लोगे। मेरे को एक बात बताओ सर, सिंपल सी बात बताओगे क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बी ने सी को 3 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, और एग्जाम्पल वन, एक्स वाई जेड ने क्या किया था, श्योरिटी दिया था। तीनों ने बोला था हम 1 लाख रुपए की श्योरिटी लेते हैं, 1 लाख रुपए की गारंटी लेते हैं। तो सर डिफॉल्ट के केस में कितना पैसा देना पड़ेगा? सर डिफॉल्ट के केस में एक्स 1 लाख देगा, वाई 1 लाख देगा, जेड 1 लाख देगा। पर अगर पर अगर एक्स ने बोला था मैं तो सिर्फ 50,000 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, वाई ने बोला था मैं 1 लाख रुपए का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, और जेड ने बोला था मैं 2 लाख रुपए का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, क्या ऐसा हो सकता है सर? हाँ। और अब अगर डिफॉल्ट हुआ मान लो 50,000, डिफॉल्ट कितने का हुआ? 50,000 का। तो क्या होगा सर, अगर 50,000 का डिफॉल्ट हुआ ना तो तीनों में बराबर बटेगा, 1333 तीनों में बराबर बटेगा। नहीं 1333 गलत हो गया, 16,667 होगा, ठीक है। इस तरीके से तीनों में बराबर बटेगा। पर सर मेरे को अगर एक बात बताओ, अगर डिफॉल्ट जो है वो 3 लाख रुपए का हुआ होता तो सर उस केस में आप पहले तो तीनों में 50-50 हजार बांट दो, क्योंकि ए का मैक्सिमम है 50,000, तो तीनों में 50-50 हजार बांट दो। अब ए का लिमिट पूरा एग्जॉस्ट हो गया सर, सॉरी, एक्स का लिमिट पूरा एग्जॉस्ट हो गया, एक्स उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो बचाव कितना है सर? बचा हुआ 1.5 लाख है, 1.5 लाख है। अब 1.5 लाख जो है यहाँ पे 75,000 डालोगे तो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स ने, वाई ने तो सिर्फ 1 लाख की लाइबिलिटी ली है, तो यहां पे आप कितना डालोगे? 50,000 फिर डालोगे और 50,000 डालोगे। अब कितना बचा सर? अब आपका और 50,000 बचा है, वो 50,000 यहां पे जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर प्रॉपर्ली, अगर लोगों ने ज्वाइंट मिल करके को श्योरिटी दी है। सर अगर नहीं समझा तो एक बार पीछे करके वापस देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से तो समझा ही रहा हूं, मेरी बात सुनो। सर ये आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल है, मेरे साथ बना लो और सुन लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में आने की कोशिश के चांसेस है। सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, डी ने बोला था मैं पेमेंट वापस करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरे तीन श्योरिटी देने वाले लोग हैं एबीसी। ए ने 1 लाख तक की गारंटी दी है, बी ने 2 लाख तक की और सी ने 4 लाख तक की। अगर डी ने 3 लाख का डिफॉल्ट किया, कितने का? 3 लाख का डिफॉल्ट किया, तो ये कैसे स्प्लिट होगा? तो सर तीनों 1-1 लाख रुपए बेर, सबसे पहले इक्वली जितना डिवाइड हो सकता है कर देना। क्या तीनों 1-1 लाख रुपए बेर कर सकते हैं? हाँ सर तीनों 1-1 लाख बेर कर सकते हैं, तो 3 लाख इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। पर अगर 4 लाख की लाइबिलिटी दी तो सर देखो ए तो 1 लाख से ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है, और बाकी दोनों में फिर एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए बटेंगे, तो ये 1.5 लाख लेगा और ये एक 1.5 लाख लेगा, ये 1.5 लाख लेगा, ये 1.5 लाख लेगा, इस तरीके से टोटल 4 लाख होगा। पर सर अब मान लो अगर 7 लाख की लाइबिलिटी है तो तीनों का मैक्सिमम लाइबिलिटी एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब जाके 7 लाख होगा, और इस तरीके से लाइबिलिटी डिवाइड होगा। बहुत ही ज्यादा आसान है। समझे क्या सर? समझे क्या? डेजाचू आ गया अकाउंट से, एडवांस्ड अकाउंट से। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो गाइस दैट्स अ वेरी डिटेल्ड, वेरी 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 डिटेल्ड, 1 घंटा 15 मिनट में रिवाइज किया। ये चैप्टर में क्लास में 3 घंटे में खत्म करवा देता हूँ। तो हमने आधे आधे मतलब आधे कंटेंट में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए और आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन हो गया। प्लीज इसको आज ही खत्म कर दो। मैं आपको अब क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं और अपन फिर क्या करेंगे, फिर अपन क्लास जो है उसको बम कर देंगे। समझ रहे हो ना तुम? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? सर नोट्स कहां से मिलेंगे? नोट्स आपको शुभम सिंगल .com से मिल जाएंगे।
जब तक मैं खोल रहा हूं नोट्स, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। अपन टारगेट करेंगे इस वीडियो में सिर्फ 200 लाइक्स का, जा करके 200 लाइक जरूर कर देना। इतना नहीं करोगे भाई की, हाँ इतना नहीं होएगा तुम्हारे लिए भाई की? क्यों सर, लाइक से आपको क्या फर्क पड़ता है? लाइक से वीडियोस को रीच मिलती है। कमेंट जरूर कर दो, और कमेंट में बता दो तुम लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, ये जरूर कर देना दोस्त, इससे मेरा बहुत मदद हो जाएगा। और जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। खत्म कर रहे हो क्या सर क्लास? नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी खत्म कैसे करेंगे? थोड़े से क्वेश्चन करते कि अपन, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, 60 क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक। एक 15-20 मिनट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो सर, जितने हो पाएंगे मान लो, सिर्फ टारगेट करते हैं अपन, सिर्फ 6 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, फटाफट हो जाए तो डन का मैसेज दे दो। सर हुआ? हाँ प्रशांत, ऐसे ही बदनामी कर दे तू मेरी, बेवकूफ गधा कहीं का। सर क्या हुआ? अर्थक्वेक हो गया? अर्थक्वेक हुआ तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन वॉइड तो हो गया ना? हाँ, कंसिडरेशन पूरा आया नहीं है, ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया। और अगर ट्रांजैक्शन वॉइड हुआ तो कोई एडवांस पेमेंट भी जो किया है वो रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे ये जॉब गोकिया, गोटिया, गोटिया रख देते नाम इससे अच्छा। सर गोटिया जो है, गोटिया 2 लाख रुपए का रिटर्न मांग रहा है। क्या 2 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा ना। तुमने मशीन बना के दी क्या? नहीं ना। तो उस केस में 2 लाख रुपए का जो है आपको रिटर्न करना पड़ेगा। कोई उसमें दो राय नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। कौन सा सर? ओ माई गॉड मूवी है ना? पढ़ो सर, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट, बच्चों वाला सवाल है। मैंने देखा बीट, मैंने देखा इंडेमनिटी, मैंने बोला लीगल लॉफुल ऑब्जेक्ट एब्सेंस है, तो फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट एब्सेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। क्या क्या चीजें चाहिए होती है सर? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और लीगल ऑब्लिगेशन के साथ एक और आ जाता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। फिर 3C, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी और कंसेंट। और उसके बाद वॉइड नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, और परफॉर्मेंस के लायक होना चाहिए। ये सारी चीजें जब मीट होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वैलिड हो जाएगा। सर स्टेट द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूट, जो हमने पढ़ा था। ये जो 3 राइट्स आपके, डैमेजेस, कॉस्ट और ऑल सम्स आप निकलवा सकते हो। बस 2 ही शर्त है। एक तो जो ऑर्डर दिया था इंडेमनिटी इंडेमनीफायर ने, वो ऑर्डर के हिसाब से करना। और दूसरा, दूसरा क्या, दूसरा क्या, आपको प्रूडेंट इंसान की तरह काम करना पड़ेगा। समझे सर? बाकी ये क्वेश्चंस में नहीं ले रहा हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो सर फटाफट, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम का है सर। क्वेश्चन का आंसर सर क्या है? अगर आपका प्रिंसिपल डेटर माइनर है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर श्योरिटी माइनर है तो प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे श्योरिटी अडल्ट है और पॉल जो है वो माइनर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका प्रिंसिपल डेटर माइनर होता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो इस केस में जैक जो है, ही विल बी लायबल टू पे द अमाउंट टू, इवन इफ पॉल इज नॉट लायबल। आप पैसे देने के लिए लायबल हो जाओगे। समझे सर? समझे क्या? बोलो ना।
सर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, मैं अपने आप को गायब कर रहा हूं ताकि आप स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन पढ़ पाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। आरटीपी मे 22 का क्वेश्चन है। सर मे 22 के आरटीपीस भी आपके नोट्स में इंक्लूडेड है। सर समझे क्या? समझे क्या? सर बहुत आसान क्वेश्चन है। करेक्ट, एग्जाम में आने के चांसेस है। विजेंद्र जो है सूर्य जितेंद्र को गुड्स बेच रहा है और सुरेंद्र ने क्या दिया है? गारंटी दिया है। सर कंटिन्यूइंग गारंटी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है। पहला दो गुड्स जो बेचा 30,000 और 20,000 का, वो पहले 10 दिन में बेचा है, पहले 5 दिन में बेचा है। फिर 10 मार्च को क्या हुआ? सुरेंद्र की डेथ हो गई। डेथ को इग्नोर करने के बाद उसने और 40,000 का गुड्स बेच दिया। कितने का गुड्स बेच दिया? और 40,000 का गुड्स बेच दिया। तो सर सिंपल है, ये 40,000 के लिए सुरेंद्र लायबल नहीं है, और ये 50,000 के लिए सुरेंद्र जो लायबल है अपने स्टेट से लायबल है। और सर ये 40,000 के लिए तो बिल्कुल लायबल नहीं है। तो सर अगर उसका स्टेट 45,000 का होता तो बचे हुए 5,000 क्या होते? वो चले जाते। आप कुछ नहीं कर सकते थे बचे हुए 5,000 के लिए। आपको ये 45,000 के लिए ही सू कर सकते हो और उसके स्टेट से रिकवर कर सकते हो। हाँ जी, टेस्ट का क्वेश्चन था ये फायदा होता है बेटा क्लास में टेस्ट लिखने का, ये फायदा होता है क्लास में टेस्ट लिखने का। सर समझे क्या? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कंक्लूजन पढ़ते हैं। इट कैन बी सेड दैट द डेथ ऑफ श्योरिटी हिज लीगल हाइट्स आर liable only for those transactions which were entered before 5th March. They are not liable for the transaction done on 10th March, even though Virendra had no knowledge of the death. Further, if the worth of estate is deceased is only by 45,000, the legal heirs are liable for this amount ओनली। आप ये नहीं बोल सकते अरे बेटा तू तो कमा रहा है ना, तू दे दे। नहीं भाई, जितना पापा छोड़ के गए हैं उतना ही देंगे, उससे ज्यादा हम देने के लिए लायबल ही नहीं है बबुआ। सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज, क्योंकि आरटीपी का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज। चले सर आगे बढ़े। प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जल्दी। सर बहुत बच्चों वाला सवाल है। आपने क्या किया है? अपने टर्म में वेरी किया है, और टर्म में जब वेरी करते हो तो आपका श्योरिटी जो डिस्चार्ज हो जाता है। पर सर यहाँ पे सैलरी 10 था, आपने कम करके 5,000 कर दिया। तो क्या आप इसको ये बोलोगे कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो आपने श्योरिटी के फेवर में किए हैं? नहीं सर, श्योरिटी सैलरी देने के लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबल था। हाँ, आपने तो क्या किया है? आपने एक कैशियर अपॉइंट किया था 10,000 रुपए पे। बाद में आपने उसको बोला कि तू पर्सनली लायबल हो जाएगा। अभी शशांक ने अगर कैश में अप्रोप्रिएट किया तो मैं क्या किया? मैं मेरी क्या गलती है? मैं तो श्योरिटी था। मैंने बोला था 10,000 की सैलरी पे रख। अगर तू टर्म्स चेंज कर रहा है तो मेरे को बताएगा तो सही। तूने मेरे को नहीं बताया, वेराइंस किया, यू आर लायबल। सर ये मत सोचना अरे 10,000 से 5,000 किया तो फेवरेबल होगा। तुम श्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, क्या फेवरेबल है? तुम अपने बंदे को कम पैसा दे रहे हो, वो कैसे ऑनेस्टली काम करेगा? वो ऑनेस्टली काम नहीं कर पाएगा सर, पैसा कम कर रहे हो तुम, तो अब आपका श्योरिटी जो है वो लायबल नहीं रहेगा। सर वेराइंस पे बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो प्लीज। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 13 वेरी क्विकली।
सर सिंपल है, रिवोकेशन हुआ है। रिवोकेशन कैसे हुआ है? रिवोकेशन बाई नोटिस हुआ है, तो इस केस में फ्यूचर वाली चीजों के लिए आप लायबल नहीं हो। करेक्ट। मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाई नोटिस टू द क्रेडिटर, बट द श्योरिटी रिमेन्स लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शंस। तो सर आप 40,000 के लिए लायबल हो, और जो बचे हुए 60,000 के अगर उसके आगे अगर कोई पेमेंट आप अगर लाइबिलिटी इनकर करोगे तो उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं है। ठीक है। क्या 10 से 15 क्या हो जाए बेटा? मेरे को नहीं समझा, शायद आप थोड़ा पीछे चल रहे हो। सर क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। देखो कैसे एग्जाम्पल सीधा उठ के क्वेश्चन में आता है। देखो, आरटीपी एमटीपी मई 2020, आरटीपी 18 में आया, एमटीपी मार्च 19 में आया, और फिर उसके बाद मई 2020 एग्जाम में आया। पढ़ो सर। सर वो बाहर एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि बी को टाइम दूंगा, पर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होता है सर। जब आप बी को एक्चुअल में टाइम दे दोगे ना, श्योरिटी से बात किए बिना, तब श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। अगर आप थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उससे डिस्चार्ज नहीं होता है। समझे सर? देखो वेराइंस इन कॉन्ट्रैक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, वेराइंस इन कॉन्ट्रैक्ट पे ही सारे प्रोविजंस बन रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो प्लीज। प्लीज क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। सर बहुत सिंपल। पहले वाले केस में क्या हुआ है? आपने कंसीलमेंट किया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। आपको बताना चाहिए कि पहले ये आदमी ने चोरी की है, या पहले ये आदमी को हमने धोखे के लिए निकाला है। आपने नहीं बताया, तो मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट हो गया। तो श्योरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वाई? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नाउ इनवैलिड। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नाउ इनवैलिड। दूसरे केस में क्या होगा सर? आपने लोन दिया on security of 4 properties. Mr. A gave guarantee against the loan. Actually, Mr. X gave a loan of smaller amount on the security of 3 properties. Whether Mr. A is liable through the surety in case of Mr. Y failed to repay the loan. सर बात हुई थी कि लोन देगा, 4 प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी लेगा। आपने 100 करोड़ के लोन की जगह मान लो 60 करोड़ का या 70 करोड़ का लोन दे दिया, बदले में सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज ली। बदले में तुमने क्या लिया? सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज ली। तो सर ये हो गया वेराइंस। अगर वेराइंस हो जाता है ना, तो जो है श्योरिटी वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो कोई बात ही नहीं बचती। यहां पे आप डिस्चार्ज हो गए, और जो श्योरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्या लिखा है सर? इन द इंस्टेंट केस द एक्चुअल ट्रांजैक्शन वाज नॉट इन द टर्म्स ऑफ द गारंटी गिवन बाय ए, द लोन अमाउंट एज वेल एज द सिक्योरिटी वर रिड्यूस्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ श्योरिटी, सो अकॉर्डिंगली मिस्टर ए इज नॉट लायबल एज अ श्योरिटी। समझे सर? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं गारंटी दे रहा हूं तो मेरे को मेरी मेरी चीजों को तुमको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। सर इतने क्वेश्चन है ना वेराइंस पे, क्या बताऊं मैं आपको। पढ़ो सर, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो प्लीज। सर ये जो हमारे डिस्चार्ज वाला चार्ट था ना, उसमें जो बीच वाला था, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, उसका फोर्थ पॉइंट था, आपने इंपेयर किया श्योरिटी का राइट। आपने कोई ऐसी हरकत की, कोई ऐसा कंडक्ट किया जिसकी वजह से आपके श्योरिटी का राइट इंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने कोई असेट्स था, कोई फर्नीचर था, वो फर्नीचर को आपने क्या किया? मॉर्गेज कैंसिल कर दिया। उसने आपको लाके फर्नीचर दिया था, आपने रिटर्न कर दिया। सर वो लोन कितने का ले रखा था? 2 लाख। फर्नीचर की वैल्यू क्या थी? फर्नीचर की उस समय पे वैल्यू थी 80,000 रुपए। कितना? 80।
₹80,000, तो सर वो जो श्योरिटी है ना, वो ₹80,000 के एक्सटेंड तक के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। पर सर अगर उसकी पहले वैल्यू 2 लाख रुपए थी, बाद में 80,000 हो गया, तो वो 2 लाख रुपए के लिए डिस्चार्ज होगा कि ₹80,000 के लिए? बहुत सिंपल सी बात है भाई। जिस दिन मैं श्योरिटी से पैसा मांग रहा हूं, जिस दिन मैं श्योरिटी से पैसा मांग रहा हूं, उस दिन अगर मैं मार्केट में बेचने जाता, तो कितने में बिकता? जिस दिन मैं श्योरिटी से पैसा मांग रहा हूं, उस दिन मार्केट में बेचने जाता, तो ₹80,000 में बिकता। बाकी ₹1,20,000 में श्योरिटी से ही लेता। तो भाई तू अभी ₹1,20,000 दे दे, ₹1,20,000 दे दे, वो 80,000 रहने दे, कोई बात नहीं। समझे सर? समझे? ये लास्ट क्वेश्चन एक मेरे को पढ़ाने का मन है, ये पढ़ लो फिर खत्म करते हैं अपन। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, इससे हमारे लगभग सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। डन का मैसेज दो सर, फिर डिस्कस करते हैं, जल्दी डन का मैसेज दो। सर यहाँ पे ना दो पॉइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया ए के साथ, तो श्योरिटी को अगर मिसरिप्रेजेंट किया तो श्योरिटी वैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा, आपने पी को जब एसी बेचा, ए मतलब अरविंद, पी मतलब प्रियंका, आर मतलब राहुल, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? तो सर पी के साथ प्रियंका को जब आपने एसी बेचा, और अगर आपने उसको कॉपर का एसी नहीं था पर कॉपर का भेजा बोल के बेचा, तो आर और पी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी वैलिड नहीं रहा, तो उसकी वजह से प्रियंका भी डिस्चार्ज हो गई। और अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो श्योरिटी तो वैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे सर श्योरिटी दो वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, एक तो प्रिंसिपल डेटर भी डिस्चार्ज हो रहा है, और दूसरा, दूसरा जो श्योरिटी है ना, वो खुद भी, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ था, इसलिए वो खुद भी डिस्चार्ज हो गया। तो सर यहाँ पे क्या लिखा है? एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 142 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर द गारंटी where the guarantee has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor concerning a material part of transaction, the surety will be discharged। अब सर ये कॉपर मटेरियल पार्ट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अरे ऊपर लिखा है ना, कॉपर चाहिए था प्रियंका को, तो कॉपर मटेरियल पार्ट है। फर्दर क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल डेटर भी रिलीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने मिसरिप्रेजेंटेशन किया था, जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि प्रिंसिपल डेटर भी रिलीज हो जाता है, तो दोनों रिलीज हो जाते हैं सर, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन। As guarantee was obtained by misrepresentation, Mr. Arvind will not be liable. He will be discharged from his liability। समझे सर? चुपचाप जाके एसी वापस कर देने का, क्या गारंटी कौन लेता भाई एसी के लिए? ईएमआई लेते, गारंटी कौन लेता? समझ नहीं आता मेरे को दुनिया में। चलो एनीवे, जाने दो गाइस। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बना हुआ है? ईयर 1872, सन 1872, ठीक है? चलो गाइस, thanks a lot। I really, 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 really from the bottom of my heart, I hope that this video was helpful for you। I really hope that these efforts are not going in vain। ठीक है? मैं इसको कम ज्यादा स्पीड वगैरह सब तुमको अगर जो भी करना है वो तुम बढ़ा सकते हो। एंड बाय द वे, फॉर सम न्यू पीपल, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है? ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको एबीसी एनालिसिस, आरटीपी का डिस्कशन, एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें धीरे धीरे मिलते रहेगी, तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। एकदम जोर शोर से पढ़ाई कीजिए। और अपन कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दूसरा पार्ट और परसों तीसरा पार्ट खत्म करेंगे, और इस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना खत्म हो जाएगा। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करेंगे, फिर हमारा लॉ जो है ना पूरा एंड टू एंड, एंड टू एंड 100 मार्क का खत्म हो जाएगा, मम हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आई होप दीज आर वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस। प्लीज 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 जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। थैंक्स अ लॉट गाइस।